खुदा ने मर्द को बनाया, खुदा ने औरत को बनाया, बाकी सारे जेंडर डेमोक्रेट ने बनाया। जो बाइडेन हिस्ट्री का सबसे बुरा प्रेसिडेंट था। और डोनाल्ड ट्रंप की बात होती है तो बोलते हैं एंटी इमिग्रेंट, एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तानी। दी डोनाल्ड ट्रंप हर बिजनेसमैन के आइडियल है, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है। लोग कहते हैं एंटी मुस्लिम है, एंटी पाकिस्तानी है, एंटी इमरान खान है, एंटी आर्मी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो बहुत बेहतर है हमारे मुल्क के लिए, यूएस के लिए, भी एंड पाकिस्तान के लिए। मैं एक डेमोक्रेट पार्टी का मेंबर होकर सोचूं कि अली शेखानी यूएस में इसलिए चैरिटी का काम करें, उनको वोट चाहिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप पाकिस्तान में इतने क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? यहाँ तो आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। पर ऐसा डेमोक्रेट को जवाब दोगे रिपब्लिकन। अगर अली शेखानी को वोट चाहिए होता ना तो अली शेखानी 5 मार्च 2024 से पहले जेडीसी पे आता, दुनिया को दिखाता कि मैं कितनी चैरिटी करता हूँ। अली शेखानी 5 मार्च के बाद आए इलेक्शन जीतने के बाद, तो उसको जरूरत नहीं थी। 83% से हिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं हुआ। 83% से मैं रिपब्लिकन पार्टी के इलेक्शन जीता, जिसमें 97% मुझे गोरों ने वोट करा। 97%। ये इलेक्शन जीतने के बाद लेट्स सी आई माइट गो फॉर कांग्रेस और सेनेट। मैंने रिपब्लिकन कैंडिडेट स्टार्ट किया। सब स्टार्टिंग के अंदर ऑफ कोर्स बोलेंगे पाकिस्तानी है, ब्राउन कलर है, कैसे होगा है, कैसे हो सकता है वगैरह। जब अल्लाह को करना होता है तो हमारी क्या औकात है। रिपब्लिकन पार्टी काम देख रहे हैं, वो कलर नहीं देख रहे हैं। न्यूयॉर्क पुलिस ने ऐसे क्रैकडाउन किया कि हमें तो यहाँ से लगा था पंजाब पुलिस को वहाँ पे भेज दिया और स्टूडेंट्स को उठा के लेके चले गए। तो ये कैसे हो रहा है कि अमेरिका से ऐसे सीन्स हमारे सामने आ रहे हैं कि वायलेंटली जो है वो क्रैकडाउन हो रहे हैं और वो कैंप्स वहाँ से रिमूव किए जा रहे हैं? तो क्या यूएस बदल गया है या हमें यूएस को समझने में यहाँ से बैठ के गलती होती है? मैं खुद एक पुलिस वाला हूँ, आपको पता है। वहाँ की जो पुलिस है ना, जो सबसे बड़ी प्यारी बात है उसके, ना वो आपके साथ है और ना ही आपके खिलाफ है। डेमोक्रेट पार्टी बोलती है आपके पास गन नहीं होनी चाहिए, रिपब्लिकन पार्टी बोलती है आपके पास गन होनी चाहिए। जस्ट एन एग्जांपल, मैं अपने बच्चों के साथ कहीं गैस स्टेशन वगैरह कहीं जाता हूँ और अल्लाह न करे वहाँ रॉबरी होती है, मेरे जो छोटे बच्चे, मेरी जिम्मेदारी है, वो अपने बाबा को चिपकेंगे। मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए अगर मेरे पास मेरी गन नहीं होगी? तो दुनिया की सबसे बड़ी गाली गरीब नहीं, गरीबी दुनिया की सबसे बड़ी गाली और सबसे बड़ी चीज पैसा, और ये दुनियावी तौर पे। ये प्योर कैपिटलिस्टिक अकीदा है आपका। बिल्कुल सिंपल है। मुझे बिलियनर बनना है। मैं कॉलेज जाता हूँ, 4 साल की बिजनेस स्कूल पढ़ता हूँ। मुझे पढ़ा कौन रहा है? जिसकी खुद की 50-55 हज़ार रुपए सैलरी है। तो अगर उसको सच में बिजनेस के इतने सारे आइडियाज आते होते हैं और इतना सब कुछ करना होता तो खुद का खुद नहीं मिलियनर होता। इस बंदे को अमीर होना बुरा लगता है। अगर ऐसा है तो भाई सलाम है मेरे बिजनेस स्कूल के टीचर्स को। आपका भाई अली शेखानी पाकिस्तान में भी होता तो शायद इतना ही कामयाब होता। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ अली शेखानी साहब मौजूद हैं और अली शेखानी साहब की जब बात होती है तो उनकी स्ट्रगल, इनके बचपन के वाक़यात एंड हाउ फ्रॉम कराची टू यूएस इनका जो सफ़र है एक बहुत ही गुर्बत के पस मंज़र से, और फिर अल्लाह ताला ने जिस तरह से इनको नवाजा, तो ये बातें कहीं ना कहीं आपने सुनी हैं, कुछ पॉडकास्ट इन्होंने किए। हम उस पर भी बात करेंगे कि एक इंसान की जर्नी फ्रॉम रैग्स टू रिचेस कैसी होती है, उस जर्नी में क्या मसाइब होते हैं, क्या परेशानियाँ होती हैं। लेकिन आज जो हम बात इनसे करेंगे पहले वो इनकी सियासत के बारे में है, वो इनकी पॉलिटिक्स के बारे में है, जिस पर अभी इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई आपकी तशरीफ़ आवरी का। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मज़ाज है? सबसे पहले थैंक यू आपकी इतनी अच्छी मुझे इंट्रोडक्शन देने के लिए, थैंक यू। अच्छा, मैंने इंट्रोडक्शन लिखा ही था, मैंने बिल्कुल अभी बस जस्ट कैमरा स्टार्ट किया और सोचा मैं आपके बारे में क्या बात करूं, तो ये वो थॉट्स हैं जो मेरे जहन में अचानक से आए। अच्छा, पहले तो ये बहुत शुक्रिया आप हमारे स्कूल तशरीफ़ लेके आए और जो स्कूल का काम है थोड़ा सा हमने आपको प्रेजेंट किया। अभी पॉडकास्ट के बाद मज़ीद आपको डिटेल में दिखाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो हाउ डू यू फील कि इस इलाके के अंदर इस तरह से हम एक छोटा सा काम कर रहे हैं अपने तौर पर। अब 3000 से ज़्यादा बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह वेलफेयर बुनियादों पे पढ़ रहे हैं हमारे पास। सो कैसे लगता है आपको पाकिस्तान आके जब इस तरह के वेलफेयर प्रोजेक्ट देखते हैं आप, ख़ासतौर पर तालीम के हवाले से? सबसे पहले जब मैं यहाँ पर आया तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने सुना था आपके बारे में, जब यहाँ पर आके मैंने देखा और माशाल्लाह से जिस तरीके से आपने क्लासेस बनाई हुई हैं और जो आपका प्रोजेक्ट है और जो आप सिर्फ 100 रुपीज़ जो फ़ीस ले रहे हैं उसके ऊपर, इट्स अनबिलीवेबल। अल्लाह पाक आपको और हिम्मत दे और इसी तरीके से आप कल के हमारे लीडर निकालें यहाँ से, और बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह लीडर यहाँ से अल्लाह चाहेगा ज़रूर निकलेंगे। आप एक लीडर बन गए यूएस में, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप पहले पाकिस्तानी अमेरिकन हैं जिन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की कैंडिडेचर हासिल की है। आप प्राइमरी जो उनकी डेलीगेट हैं वो जीत चुके हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाउ यू आर आइंग फॉर द सेकेंड स्टेज इन नवंबर। सो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? बस जब हम बात करते हैं ना
रिपब्लिकन की तो डोनाल्ड ट्रम्प सामने आते हैं हमारे, और डोनाल्ड ट्रम्प की बात होती है तो बोलते हैं एंटी इमिग्रेंट, एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तानी, एंटी के बहुत सारे एडजेक्टिव जहन में आने शुरू हो जाते हैं कि कभी इसको लताड़ दिया, कभी उसको कुछ कह दिया। तो ऐसे माहौल में एक पाकिस्तानी का ये कैंडिडेचर हासिल करना फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस, ये कैसा है? और अगर आप इसके साथ ये भी एड्रेस करेंगे, क्या रिपब्लिकन पार्टी ऐसी है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको? सबसे पहले जैसे आपने कहा कि क्या पॉसिबल है, जब आपने स्कूल स्टार्ट करा था तो आपने पहले दिन से 3,000 बच्चे नहीं रखे थे, राइट? पहले दिन 1, 2, 5, 10। जब हमने स्टार्ट करा था पॉलिटिक्स के अंदर, काफ़ी साल हो गए, जब पॉलिटिक्स के अंदर मैंने सोचा कि अब मैं एंट्री करूँगा, तो मैंने डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी की पॉलिसीज़ को ठीक से पढ़ा। और जब मैंने देखा कि रिपब्लिकन पार्टी हमारे कल्चर, हमारी जो चीज़ें हैं, जो एक मास पब्लिक को नहीं मालूम, एजुकेट नहीं है कि एग्जैक्टली रिपब्लिकन पार्टी सिर्फ ट्रम्प की नहीं है, रिपब्लिकन पार्टी सिर्फ हेट्रेड नहीं है या फिर एंटाई नहीं है। तो रिपब्लिकन पार्टी मैंने चूज़ करी। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर मैंने फोर्ट बेंड काउंटी कांस्टेबल प्रेजेंट 3 ऑफिस के लिए एज अ रिपब्लिकन कैंडिडेट स्टार्ट किया। एंड सब स्टार्टिंग के अंदर ऑफ कोर्स बोलेंगे पाकिस्तानी है, ब्राउन कलर है, कैसे होगा है, कैसे हो सकता है वगैरह। पर जब अल्लाह को करना होता है तो हमारी क्या औकात है। तो अल्लाह पाक ने इतना अच्छा जरिया बनाया कि 83% से, हिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं हुआ, 83% से मैं इलेक्शन जीता। और अब जाकर मैं फाइनली रिपब्लिकन पार्टी के इलेक्शन जीतने के बाद, जिसमें 97% मुझे गोरों ने वोट करा, जो हमारी 97%, और उसमें से 2% हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी भाई बहन और 1% बाकी दूसरी रेस ने। तो ये एक ब्लेसिंग है। वो जो भी एक कम्युनिटी है, रिपब्लिकन पार्टी हो या अमेरिकन हो, वो काम देख रहे हैं, वो कलर नहीं देख रहे हैं। जब हम बात करते हैं दी डोनाल्ड ट्रम्प हर एक बिजनेसमैन के आइडियल हैं। वो एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है, एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। और जहाँ पर वो एंटाई की बात आती है, वो कहते हैं, लोग कहते हैं एंटाई मुस्लिम है, वो कहते हैं एंटाई पाकिस्तानी है, एंटाई इमरान खान है, या एंटाई हमारी गवर्नमेंट के है, या फिर एंटाई आर्मी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो चीज़ होती है वो दिखाई नहीं देती, कभी कभार जो दिखाई देती है वो होती नहीं है, राइट? वेरी सिंपल है जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं कि जस्ट एन एग्जाम्पल, आपका घर है, आपका बैकयार्ड है, आपकी सिक्योरिटी है, राइट? अगर कोई घर में आपके घुसता है तो आप उसको बुरा भलाई कहोगे ना। वो सिर्फ ये कहता है कि अगर तुम्हें अमेरिका आना हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, कहीं से भी हो, वो सिर्फ इतना कहता है कि सिंपल पेपर वर्क करके आओ, वेलकम करेंगे फिर आओ। जब हम आपको वेलकम नहीं कर रहे हैं तो मत हो हमारे मुल्क में। ट्रेसपासिंग नॉट अलाउड तो लिखा होता है। बिल्कुल सिंपल है, ट्रेसपासिंग नहीं। आप कैसे आ सकते हो? तो इमिग्रेशन करके आओ, तरीके से वीज़ा लेकर आओ। तो अब ये सब चीज़ें होती हैं, उस बेस के ऊपर हुआ कि निकाल दो इन लोगों को बाहर। उसने कहा जो इमिग्रेट नहीं है, जो सही से हमारे मुल्क में नहीं है, उनको बाहर निकालो। तो उसमें कुछ गलत तो है नहीं। लेकिन उनकी पॉलिसीज़ में भी ऐसा लगता है ना, जिस तरह से वो 7 मुल्कों पे बैन लगा दिया कि यहाँ के लोग तो अलाउ ही नहीं है कि वो आ सकें। यहाँ पर कि मैक्सिको के बारे में जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई तो उस पर काफ़ी मुजाहरे भी हुए। तो आपको नहीं लगता कि जो लैंग्वेज है और जो एटीट्यूड है वही पॉलिसीज़ को डिसाइड करता है? फिर आप हिस्ट्री निकाल लें, हिस्ट्री के अंदर यही लैंग्वेज, यही एटीट्यूड काम आया है। जो पिछले 2016 से 2020 तक का जो अमेरिका का सिस्टम था, वो कभी भी इतना बेहतर नहीं था। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ तो सही किया होगा। अगर एक छोटी गाली बक दी या फिर कोई ज़बान ख़राब कर दी, उससे मिलियंस ऑफ लोगों का भलाई हुआ है, ख़राब तो कुछ नहीं हुआ। तो आप वाली बात करेंगे, दिल के अच्छे हैं, ज़बान बुरी है। वो ज़बान के भी अच्छे हैं। वो इसलिए क्योंकि आप ये है ना, एक 100 चीज़ें बंदे ने अच्छी करी है, एक को पकड़ के बैठ जाए, ये तो गलत है ना। अच्छा, अभी जो हालात इस वक्त यूएस में हैं, अगर हम बिल्कुल डायरेक्टली बात करें उन प्रोटेस्ट की कि जहाँ पर न्यूयॉर्क पुलिस ने ऐसे क्रैकडाउन किया कि हमें तो यहाँ से लगा था पंजाब पुलिस को वहाँ पे भेज दिया और स्टूडेंट्स को उठा के लेके चले गए। तो जो डेमोक्रेट्स हैं उनके बारे में तो हमने यही सुना था, देखा था कि बहुत ही लिबरल वैल्यूज़ हैं और वेलकमिंग हैं और प्रोटेस्ट अलाउ करते हैं। तो ये कैसे हो रहा है कि अमेरिका से ऐसे सीन्स हमारे सामने आ रहे हैं कि वायलेंटली जो है वो क्रैकडाउन हो रहे हैं और वो कैंप्स वहाँ से रिमूव किए जा रहे हैं? तो क्या यूएस बदल गया है या हमें यूएस को समझने में यहाँ से बैठ के गलती होती है? मैं खुद एक पुलिस वाला हूँ, आपको पता है, राइट? मैं खुद एक पुलिस वाला हूँ। वहाँ पर अमेरिका के अंदर अकेडमी गया, पुलिस वाला भी हूँ, एक्टिव पुलिस ऑफिसर हूँ। तो पुलिस जो करती है सिर्फ और सिर्फ वही करती है। वहाँ की जो पुलिस है ना, जो सबसे बड़ी प्यारी बात है उसके, ना वो आपके साथ है और ना ही आपके खिलाफ है। वेरी सिंपल।
बाय द बुक चलती हैं। कुछ ना कुछ हुआ होगा जो हमें नहीं पता। कोई भी पुलिस वाला जो एक ऑनर बैज है जिसके पास, जिसको गवर्नमेंट ने गन दी है, जिसने यूनिफॉर्म है, जिसने ओथ ली है कि वो मैं अपने सिटीजन्स की प्रोटेक्ट एंड सर्व करूंगा, मैं क्राइम को हैंडल करूंगा, इस जो सारी चीज़ें होती हैं, वो कभी भी एक पुलिस वाला जाकर किसी के साथ गलत नहीं करता है। लाखों में अगर 4 गंदे अंडे कह सकते हैं तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, पर मेजॉरिटी जो न्यूयॉर्क में हुआ है, शायद आपको और मुझे सही कहानी नहीं पता है। आई थिंक हमें मोर रिसर्च करनी चाहिए, उससे पहले खाली हम देखें कि एक्शन क्या हुआ है। तो क्या कहानी है ठीक? जो इस वक्त जो अखबारात हम देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया हम देख रहे हैं, नज़र ये आ रहा है कि तलबा तालिबात, वहाँ के स्टूडेंट, वहाँ के टीचर, प्रोफेसर ये कह रहे हैं कि भाई सीज़ फायर करवाएं गाज़ा के अंदर, और उसके लिए जो प्रोटेस्ट है, जाहिर है कि वो स्टेप अप होते जा रहे हैं। और प्रोफेसर्स की हमने वीडियो देखी कि वो खातून प्रोफेसर को जिस तरह से वायलेंटली गिरफ्तार किया, एंड शी वाज सेइंग कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, मेरे डिपार्टमेंट में जाके बताओ। तो ये मनाजिर मेरे ख्याल से नॉर्मल तो नहीं है यूएस सिटीजन्स के लिए भी, आपके लिए भी? ये बहुत अनयूजुअल सी चीज़ जब हो रही अंडर है। इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ये चीज़ चल रही है, जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी फाइनल, जब ही कुछ कह सकेंगे, उससे पहले तो कुछ नहीं कह सकता। तो आप लोग कैसे समझते हैं कि रिपब्लिकन्स कैन डू बेटर फॉर दिस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देन डेमोक्रेट्स? मतलब आप अपने वोटर को कैसे कन्विंस करेंगे? आप, मैं तो वोटर नहीं हूँ आपका, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे ट्राई करें कन्विंस करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। जस्ट एन एग्जांपल कि अगर हम बात करें सबसे पहले गन की पॉलिसी, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, राइट। मैं हमेशा अपने साथ इतने सालों के अंदर कभी भी घर से बाहर निकला अपने गन के बगैर नहीं निकला, ठीक है। पर मेरे पास लाइसेंस है पुलिस का भी, और मेरे पास कंसील हैंडगन लाइसेंस भी है, राइट। डेमोक्रेट पार्टी बोलती है कि आपके पास गन नहीं होनी चाहिए, रिपब्लिकन पार्टी बोलती है आपके पास गन होनी चाहिए। मेरा सवाल यह है कि जस्ट एन एग्जांपल, मैं अपने बच्चों के साथ कहीं गैस स्टेशन वगैरह कहीं जाता हूँ, और अल्लाह न करे वहाँ रॉबरी होती है स्टोर के अंदर, मेरे जो छोटे बच्चे, मेरी जिम्मेदारी है, वो अपने बाबा को चिपकेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए? अगर मेरे पास मेरी गन नहीं होगी तो मैं किस पॉलिसी की तरफ जाऊँगा? उस पॉलिसी की तरफ जाऊँगा जो बोलती है गन नहीं लो, या उस पॉलिसी की तरफ जाऊँगा जो बोल रहे हैं कि अपने गन रखो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को? मैं किसकी तरफ जाऊँगा? मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ। मेरे माँ बाप हो सकते हैं, मेरी बहनें हो सकती हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, मेरे नेबर के बच्चे हो सकते हैं, मेरी भाभी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो मुझे तो उनको प्रोटेक्ट करना है ना। अगर मैं गन ही नहीं रख सकता हूँ तो मैं प्रोटेक्ट कैसे करूँगा? इस पर सवाल किया जाता है कि जो गन रखने वाला है उसकी सैनिटी को कैसे आप चेक करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा वाक़यात अमेरिका में इंस्टीट्यूशंस में फायरिंग के हो रहे हैं, और बहुत ही अफसोस होता है जब भी हम ऐसी खबर देखते हैं कि बहुत यंग लोग उसमें मारे जाते हैं, बच्चे मारे जाते हैं, बड़े मारे जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि वो जो सिचुएशन है वो तकाजा करती है कि भाई कि इस गन कल्चर के हवाले से कोई क्रैकडाउन किया जाए? गन कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे कि आपको और मुझे गन लेनी होगी तो हम लोग बाय द बुक जाके लेंगे, अपना लाइसेंस देंगे, गन लेंगे, बैकग्राउंड चेक होगा FBI से, सब कुछ वैसे होगा। और जिसको क्राइम करना है वो तो स्ट्रीट से गन खरीदेगा ना। स्ट्रीट की गन रोके ना। अच्छा, आप जो दुकानों में बिक रहा है उसको छोड़ दें, आप स्ट्रीट की गन रोकें, क्योंकि जिसको क्राइम करना है वो आपकी और मेरी तरह जाके स्टोर से थोड़ी गन खरीदेगा कि चलो मैं एक गन उठाता हूँ, आज मुझे किसी को मारना है। नहीं, वो स्ट्रीट से उठाएगा गन। इलीगल गन होगी जब वो इलीगल गन को रोका जाए ना। अच्छा, इसके मुकाबले में यूरोप और यूके की मिसाल ली जाती है कि वहाँ पर गन लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं और वहाँ के नंबर्स बेहतर हैं कि इस तरह के मास किलिंग के इंसिडेंट्स वहाँ पर उतने नहीं हो रहे जितने यूएस में हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये कंपैरिजन ठीक है, एक फ्लॉड कंपैरिजन है, और दीगर मुहर्रिकात हैं कि जिसकी वजह से वाक़यात यूएस में बढ़ रहे हैं? इसका सवाल का जवाब देता हूँ। पाकिस्तान कराची के अंदर मेरे हिसाब से वर्स्ट ट्रैफिक का हैंडल किया जा रहा है, राइट। और अमेरिका के अंदर मैं जहाँ रहता हूँ यूएस में सबसे ज़्यादा बेहतर ट्रैफिक की जा रही है। कराची में कम एक्सीडेंट है, अमेरिका में ज़्यादा एक्सीडेंट है। अच्छा जी, अगर आप कराची के निकालेंगे तो वहाँ के यहाँ के एक्सीडेंट कम है, अमेरिका के एक्सीडेंट ज़्यादा है। मतलब पूरे अमेरिका के हम बात कर रहे हैं? मैं उस स्टेट की बात करना चाहता हूँ, ह्यूस्टन की बात कर रहे हैं। फिर भी ज़्यादा है? फिर भी ज़्यादा है। क्या वजह है इसकी? बहुत सारे सवालात के जवाब नहीं होते ना। कॉम्प्लेक्स डिबेट। एग्जैक्टली, इट्स अ बिग डिबेट। हम लोग यहाँ पर पूरे दिन रात बैठ सकते हैं। अगर हम यूके और यूएसए को अगर हम compete करने में जा रहे हैं, वहाँ की पुलिसिंग के ऊपर जाएं, वहाँ के क्राइम रेट के ऊपर जाएं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके जवाब नहीं है हमारे पास। सिंपल आंसर नहीं है इसका। बिल्कुल। चलें, कॉम्प्लेक्स डिबेट आपने शुरू की तो फिर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लें, क्योंकि वो हम पाकिस्तान में बहुत मशहूर हैं। बिल्कुल। और सबसे पहला सवाल जो यकीनन आपने बहुत फेस किया होगा कि भाई ही इज़ अ पॉपुलिस्ट लीडर। तो जो पॉपुलिज्म का चार्ज है डोनाल्ड ट्रंप पर, आपकी पार्टी पर, सो आपको लगता है कि कोई अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, यहाँ पे उसको जो है वो एक तरह से मिलाइन करने के लिए आपको इस्तेमाल किया जाता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलिस्ट लीडर हैं?
किसी भी सवाल का यस और नो के जवाब से बेहतर यह है कि हम फैक्ट्स की बात करें, मेजॉरिटी की बात करें। क्या डोनाल्ड ट्रम्प विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? यस, लगता तो ऐसे ही है। 99% चांस है वही जीतेगा, क्योंकि सामने कोई अच्छा लीडर नहीं है। तो अगर अवाम ने, एक मिलियंस ऑफ लोगों ने अगर सेलेक्ट किया तो आप और मैं कौन होते हैं? बिल्कुल। तो आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प आ जाएंगे, तो हाउ यू आर सेइंग यूएस उनके आने के बाद, और कौन से ऐसे 4-5 बड़े मसाइल थे जो जो बाइडन के एरा में वो आप लोगों को लेगेसी में छोड़ के जाएंगे? जो बाइडन जो था हिस्ट्री का सबसे बुरा प्रेसिडेंट था और रहेगा जब तक ये इलेक्शन ख़त्म नहीं हो जाए 2024 के। इकोनॉमी की हालत आप मुझसे ना पूछें, बड़े बिजनेसमैन से, आप उनसे पूछें जो मेजॉरिटी है। जो आपके इन्फ्लेशन चल रहा है, इंटरेस्ट रेट किस हद तक पहुंच गया है, 8.75 तक इंटरेस्ट रेट पहुंच गया है। कब तक इंटरेस्ट रेट ऐसा? ये बहुत सारी अनप्रेसिडेंटेड है। या कोविड भी डोनाल्ड ट्रम्प के 2019-20 कोविड भी निकल गया डोनाल्ड ट्रम्प की प्रेसिडेंसी में। और 2021 से जो डैमेज होना शुरू हुए हैं 2022, 2023, 2024, 4 साल हमने देखा है, सेव किया है। अब देखिए 4-5-6 महीने निकल जाए, उसके बाद पता चलेगा कि, और ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत बेहतर है हमारे मुल्क के लिए, यूएस के लिए, यूएस के लिए भी एंड पाकिस्तान के लिए भी। बिल्कुल। ओके, अगर हम आपकी पर्सनल जर्नी की बात करें, अब हमने ये तो जान लिया कि यू आर द फर्स्ट पाकिस्तानी अमेरिकन जिन्होंने रिपब्लिकन पार्टी में इतना मकाम हासिल कर लिया है। शुक्र खुदा। थोड़ा सा अगर हम अपनी जर्नी के बारे में बताइए, हुआ कैसे? रिपब्लिकन पार्टी के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ मैं काफ़ी टाइम से इन्वॉल्व हूँ, बैक इन 2012, 13, 14, राइट। फिर मैं पुलिस अकेडमी गया, पुलिस वाला बना, क्योंकि जो पोजीशन है कांस्टेबल की, उसके लिए आपको पुलिस का चीफ से ऊपर की पोजीशन होती है, तो उसके लिए मैं पुलिस वाला बना। फिर मैंने सोचा कि अब मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ और ठीक से जाऊँ, तो फिर डिसाइड करा कि मैं फोर्ट बेंड काउंटी, पहले मैं स्टेट अपना काउंटी वाइज इलेक्शन लड़ूँ, उसके बाद मैं कांग्रेस के लिए जाने का था। सो फार ये इलेक्शन जीतने के बाद लेट्स सी आई माइट गो फॉर कांग्रेस और सेनेट। नाइस। तो इस वजह से। तो ये जो आपका सफ़र रहा, इसमें कैसे लोग मिले आपको, सपोर्ट क्या चैलेंजेस थे? क्योंकि देखिए हम वो जर्नी जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तो समझ आ गया आपका, राइट। लेकिन ये बीच में क्या हुआ है? जर्नी बहुत सिंपल थी। अभी जो इस टाइम पे कांस्टेबल है वो अमेरिकन बोर्न है और लाहौर से, आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है, वहाँ पर बोर्न हुआ है, राइट। पर वो डेमोक्रेट पार्टी का समहाउ, बहुत ही बदकिस्मती के साथ कहना चाह रहा हूँ मैं, बहुत ही अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तानी मेजॉरिटी 95 to 98% लोग डेमोक्रेट हैं। अच्छा, अब क्यों है ये मुझे नहीं मालूम। तो मतलब दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू पुट दिस फैक्ट, क्योंकि हमें पता ही था लेकिन आपने डेमोक्रेट, राइट। तो जब मैंने रिपब्लिकन ने चूज करा तो बोले यार शिखानी रिपब्लिकन, हम तो डेमोक्रेट हैं, हम तो डेमोक्रेट हैं। पर अल्लाह का करना ऐसा हुआ, मेरे अल्लाह पाक का इतना रहम था कि समहाउ मैंने इतनी कैंपेन चलाई, लोगों से मुलाकात करी, हज़ारों लोगों से। मैं आपको अपनी कैंपेन्स की वीडियो भेजूंगा। आई डिड मोर देन 140 इवेंट्स, 100 प्लस भी जगह पे मैंने स्पीच करी है। 8900 और 9000 घरों के ऊपर नॉक करा है। डोर टू डोर कैंपेन किया आपने? डोर टू डोर कैंपेन करी है, बिल बोर्ड्स, डिजिटल मार्केटिंग, यू नेम इट, मैं आपको भेजूंगा। देन इट्स अनबिलीवेबल। तो समहाउ 38% जो डेमोक्रेट हमारे पाकिस्तानी थे वो टर्न हो गए रिपब्लिकन। 38% इज अ ह्यूज नंबर, ह्यूज नंबर। पर बाकी उनसे पूछो क्यों डेमोक्रेट हो, वो इसलिए डेमोक्रेट नहीं क्योंकि मेरे अब्बा, दादा, चाचा, ताया, पप्पा भी डेमोक्रेट हैं, डेमोक्रेट थे। और ये रिपब्लिकन पार्टी वाले तो हमारे मुखालिफ होते हैं, ये तो एंटी होते हैं। पर कोई पढ़ता नहीं है ना, पॉलिसी तो पढ़ो, कुछ पता ही नहीं है दुनिया में। बस नहीं, हम तो डेमोक्रेट हैं, तो मैंने कहा रहो पे डेमोक्रेट। अच्छा, हमारा एक दोस्त यहाँ पे हमारे पॉडकास्ट में है, उसे है, तो वो भी रिपब्लिकन सपोर्टर है। तो जब उसने मुझे बताया ना फर्स्ट टाइम, मुझे उसने बताया मैं लंदन में था, ही केम टू मीट मी इन लंदन, और मैं शॉक हो गया। मैं भी ऐसे ही था, कि यार ये कैसे हो सकता है, तुम रिपब्लिकन पार्टी में कैसे हो सकते हो? क्योंकि हमारा तो बाय डिफ़ॉल्ट जहन में यही है कि जो पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, ये लिबरल वैल्यूज़ के साथ जाते हैं तो डेमोक्रेट्स होते हैं। तो ये जो रिपब्लिकन पार्टी का इस तरह का इमेज जो पूरी कम्युनिटी में, डायस्पोरा में बना है, तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? चलिए, एक तो आपने बता दी पढ़ते नहीं है, वो तो सही बात है, पढ़ते तो नहीं है। ओके, जो रिपब्लिकन पार्टी है ये मोस्ट लाइकली 99% हमारे अमेरिकन गोरों की पार्टी है, राइट। तो समहाउ उनको लगता है कि गोरे इनके खिलाफ हैं, पर नहीं है खिलाफ। अगर वो खिलाफ होते हैं तो वो, आप जैसे एग्जांपल, मैं ह्यूस्टन में रहता हूँ, राइट। ह्यूस्टन और सराउंडिंग एरिया, फोर्ट बेंड काउंटी, गैल्वेस्टन काउंटी, हैरिस काउंटी के अंदर 4 लाख प्लस हमारे देसी रहते हैं।
अगर 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 ये आपके खिलाफ होते तो आप उनके मुल्क के अंदर कैसे काम कर सकते थे, कैसे टॉप बिजनेसमैन बन सकते थे, कैसे आपकी मस्जिदें हो सकती थी. वी हैव लाइक 130 मस्जिद ह्यूस्टन सराउंडिंग एरियाज के अंदर, राइट. तो कैसे हो सकता था. तो ये रिपब्लिकन पार्टी का जो सफ़र है आपका, ये कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा. अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी और इतनी इज़्ज़त के आई मीन इट वाज अनबिलीवेबल कि अगेन यू नो मैं अपना करण नहीं भूला. मैं कहाँ से हूँ, मैं कराची के अंदर पैदा हुआ हूँ, मैं सदर में काम कर चुका हूँ और वहाँ से सबसे पहले आपको इज़्ज़त किस चीज़ की है. जब भी आप खुद कामयाब होते हो ना अपनी ज़िंदगी में तो आपकी बात में वज़न होता है. ट्रू. ठीक है ना. तो लोगों ने कहा कि अली शेखानी ग्रुप का CEO एक कामयाब बिजनेसमैन है और पॉलिटिक्स में आ रहा है, तो उस बात में वज़न आता है कि एक बंदा ने सबसे पहले अपनी लाइफ के लिए करा है, फिर आगे जाकर दूसरों के लिए करा है, राइट. मैंने जो सबसे बेहतरीन चीज़ रखी थी वहाँ पर और मेरी पॉलिसी थी हमारी जो फोर्ट बेंड काउंटी कांस्टेबल जो मैं लड़ रहा था उसकी हमारी कैंडिडेट्स की पॉलिसी थी कि मैंने कोई फंड रेजिंग नहीं करी वहाँ पर. अच्छा. तो जितने भी फंड यूज़ हुए मैंने अपने पर्सनल फंड यूज़ करे हैं. नाइस. तो मैंने कहा कि मैं कैसे आवाम से कहूँ कि मुझे पैसे दो, मैं जीतूंगा, फिर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा. बल्कि आप पैसे लगा ही रहे वहाँ पर. वहीं लगाऊँ, पैसे लगाया. क्लोज टू 1.5 मिलियन हमारा खर्चा हुआ है. सो फार 8 लाख हुआ है. टोटल 1.5 हमने रखा था इसके लिए, कैंपेन के लिए. एंड 7-8 लाख खर्चा हुआ. और जो कैंपेन में लगा रहे हैं आप, तो वहाँ पर चैरिटी के काफ़ी काम करते हैं, मैंने देखा सोशल मीडिया पे. यस, कैंपेन के अंदर जो होता है वो से चैरिटी का कोई लेना देना नहीं होता. वो अलग है. वो शमीम शेखानी फाउंडेशन चैरिटी की वो अलग है, शेखानी फॉर कांस्टेबल पॉलिटिक्स की है, शेखानी ग्रुप बिजनेस की है. तो सब अलग अलग चीज़ है. अच्छा, आपकी 365 जर्नी है पूरे साल की कि आपने जो कैंपेन की, वो हाउ वाज दैट, कि वो कैसी फीलिंग थी जब आपने स्टार्ट किया? तो क्या जहन में गोल था, क्या पैशन था कि पूरा साल अब कैंपेन करनी है? क्योंकि पूरा साल कोई काम करना बड़ा 14 मंथ्स की करी थी. तो 14 मंथ्स और वापस नेक्स्ट मंथ से फिर से स्टार्ट होगी 90 डेज़ की इंशाल्लाह नवंबर के इलेक्शन के लिए. जब स्टार्ट किया तो लोगों ने कहा यार सही है, बिजनेसमैन है, 4 दिन बातें करके चले जाएगा. फिर हमने काम करा. जब हमने काम करा तो पहले 4 लोग साथ हुए, फिर 8 लोग साथ हुए, फिर 10 लोग साथ हुए, फिर 20, 50, 100, 200, 500. तो जब इतनी सपोर्ट मिली कि जो मेरी वॉच पार्टी थी, वॉच पार्टी हमारा एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हमने वॉच पार्टी रखी थी इलेक्शन के रिज़ल्ट के लिए. तो 7:02 पर रिज़ल्ट आ गया था इलेक्शन ख़त्म होते ही, और 83% से. तो कम से कम 1000 से 1500 बंदा सिर्फ और सिर्फ मुबारकबाद देने के लिए आया था. इन एंड आउट. तो स्टार्ट हुई थी 7 बजे वॉच पार्टी, टर्न टू विक्ट्री पार्टी, और रात के 2:30 बजे तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों से मिल ही रहे थे. और मेरी टीम ने बहुत साथ दिया. मेरे जो कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कंपनी के CPO हैं, कंपनी के जो मेरे करीब के दोस्त हैं और जो कंपनी की पोजीशंस के अंदर भी हैं, उन लोगों ने भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के ऊपर फोकस करा. और अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी विक्ट्री दी जो एक सोच भी नहीं सकता था कोई कि इस मुकाम पे इज्जत मिलेगी. माशाल्लाह. अच्छा, हम एक फैक्ट चेक के तौर पर आपसे पूछें कि आपके कौन कौन से बिजनेसेस यूज़ में चल रहे हैं? अप टू 41 बिजनेसेस. 41 बिजनेसेस, जिसमें अभी हमने एक बोट बेसन के प्रोजेक्ट भी खोला है ह्यूस्टन के अंदर. अच्छा, वो कराची वाला बोट बेसन का, राइट. एक वो प्रोजेक्ट खोला हुआ है. रेस्टोरेंट्स हैं, चर्चेस चिकन, वेब शॉप्स हैं, गैस स्टेशन है, प्रॉपर्टीज, बिल्डर्स, कंस्ट्रक्शन, यू नेम इट. अल्हम्दुलिल्लाह. और आपके जो चैरिटी प्रोजेक्ट्स हैं वो उस वक्त यूएस में क्या चल रहा है? चैरिटी प्रोजेक्ट के अंदर जैसे कि एक शमीम शेखानी फाउंडेशन है, वेरी मालदा मरहुमा के नाम पर है. तो चैरिटी तो बहुत सालों से चल रही है, पर 2019 से बहुत एक्टिव है. जैसे एग्जाम्पल रमदान के अंदर हमारी वहाँ 2 ब्रांचेस हैं. तो एक हमारी एक्टिव रही सवाई की एक ब्रांचेस है ह्यूस्टन के अंदर. तो वहाँ पर हम लोग पूरे महीने रमदान में इफ्तारी बांटी है, लाइक पर डे 2000-2500 बॉक्सेस, राइट. तो वो हमारी सालों साल चलती है. उसके साथ कुछ लोग हैं, रेंट के इश्यूज़ हैं, इलेक्ट्रिक के इश्यूज़ होते हैं, बच्चों के स्कूल का कुछ होता है, खाने का, ग्रोसरी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो शमीम शेखानी फाउंडेशन उसमें काम करती है. आप किस साल यूएस पहुँचे थे पाकिस्तान से? या 17-18 साल हो गए उसको. 17-18 साल हो गए. तो जब आपने कदम रखा था, तो हम तो यहाँ से बैठ के सुनते हैं कि यूएस इज़ द लैंड ऑफ द फ्री, यूएस इज़ द लैंड ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़, यूएस का एक वो होता है अमेरिकन ड्रीम भी होता है. तो ये सब कुछ जहन में था आपके कि मुझे कुछ हासिल करना है, मुझे कुछ बनना है, या फिर इट वाज जस्ट एन एस्केप फ्रॉम पाकिस्तान? व्हाट वाज इट? नीदर ऑफ इट. I'm gonna tell you why. मैं कराची में पैदा हुआ 15 अक्टूबर 1986 को. कराची के अंदर 13 साल की उम्र में मैं सदर में काम करता था.
तो 13, 14, 15 तक मैं सदर में काम करता था, 16, 17, 18। आप वहाँ पे और जॉब्स करते थे सदर में? सदर में मैं सोनार के यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था शीशे साफ़ करना और क्लीनिंग वगैरह करना, फिर भट्टी के अंदर काम किया, फिर लैब के अंदर काम किया, तो वो सब चलता था राइट। तो एक्सपीरियंस था। जब अमेरिका पहुँचा तो जो भी बच्चों की जमा थी पूंजी थी, $85 लेके अमेरिका पहुंचा, क्योंकि इमिग्रेशन वीज़ा था। तो फैमिली पहले पहुंच गई थी मेरे 2 साल पहले, तो मेरा वीज़ा रुक गया था। जब मैं वहाँ पहुंचा तो जाते ही मैंने गैस स्टेशन में जॉब करी, और ऑफ कोर्स इज़ अ लैंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर आप सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो हमारे जो देसी हैं अगर लाख हैं तो लाख में से सिर्फ 3,000 कामयाब हैं। अच्छा, बाकी 97,000 जो हैं वो आपकी क्या कहते हैं $4,000, $5,000, $6,000 मैक्स कमाता है, हैंड टू माउथ कमाता है राइट। थोड़ा सा मतलब उनके लिए बहुत अच्छी लाइफ है। अगेन मैंने एक बात कही थी कि सक्सेस हर एक के लिए अलग होती है। किसी के लिए एक घर लेना सक्सेस है, किसी के लिए अच्छी गाड़ी लेना सक्सेस है, किसी के लिए एक अच्छी शादी करना सक्सेस है, तो किसी के लिए अच्छी एजुकेशन सक्सेस है। मेरे लिए सक्सेस डिफरेंट है। मेरे लिए सक्सेस फ्रीडम है। फ्रीडम के मुझे कुछ भी खरीदने से पहले उसका प्राइस टैग नहीं देखना पड़े कि ये कितने की होगी या कितने की नहीं होगी, ये नहीं सोचना। जिस दिन मुझे सोचना पड़ गया कि इसकी प्राइस ये है और मुझे प्राइस टैग देखना पड़ा, उस दिन मैं खुद को कहूँगा मैं कामयाब आदमी नहीं हूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है आपकी सक्सेस की, प्राइस टैग देखे बगैर चीज़ें लेनी है। तो जब आप वहाँ पे यूएस में अगेन पहुँचे थे तो आपके जहन में क्या था कि क्यों आप पाकिस्तान छोड़ के यूएस जाने? वन ऑफ द रीजन आपकी फैमिली चली गई। सेकंड क्या था कि फ्रीडम एक चाहिए यूएस का। उस वक्त भी ऐसी बातें होती थी। आजकल पाकिस्तान में नौजवान ये बातें कर रहे होते ना कि हम यूएस जाना है। क्यों जाना है? पाकिस्तान छोड़ना है, एस्केप चाहिए, या कुछ जाके बनना है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि अली शेखानी के जहन में, उस टीनेजर के जहन में क्या था कि वाई आई एम लीविंग माई कंट्री? मुझे इतना मालूम है कि अल्लाह मुझे बड़े बोल से माफ़ करे, मेरा खुदा गुरूर कभी ना दे। अगर आपका भाई अली शेखानी पाकिस्तान में भी होता तो शायद इतना ही कामयाब होता। हाँ, ये अच्छा कॉन्फिडेंस है आपका। दिस इज वेरी सिंपल। क्योंकि आजकल बहुत ज़रूरत है कि हम यहाँ पे ना स्कूल में बच्चों से बात करते हैं तो एक चीज़ तो मैं पाकिस्तान के बारे में देख रहा हूँ कि मायूसी बहुत बढ़ गई है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है, हालात भी ख़राब हैं, मईशत ख़राब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ हमारे नौजवानों को, इस नस्ल को ये बताएं ना कि आपने ये बहुत अच्छी बात की कि अगर मैं पाकिस्तान में होता तब भी मैं ऐसे ही होता। ये कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि अब हमारे लोगों से, हमारे बच्चों से जो है ना वो ज़रा शैटर हो गया है कॉन्फिडेंस। यार मैं हमारे बच्चों की बहुत इज्जत करता हूँ। हमारा यूथ है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आपके स्कूल से लीडर्स निकलेंगे। तो काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, लोग मिलते हैं कि मुझे अली शेखानी जैसा बनना है। तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि अली शेखानी जैसा मत बनना, उससे बेहतर बनना, मुझसे बेहतर बनो। क्योंकि हमेशा से इतिहास गवाह है कि जब भी कोई आता है पहले से बेहतर आता है। तो कोई भी मुझे बीट करे तो मुझसे बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव अप्रोच है माशाल्लाह। बिल्कुल, मुझसे बेहतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बेहतर हूँ, नहीं, तो मुझसे बेहतर बनने की कोशिश करो। दूसरी बात, हमारे पास जो इश्यूज़ है इस टाइम, अभी अपने कहा पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, इन्फ्लेशन है, 25,000 चीज़ें हैं, पर जिसने करना है उतना ही करना है। मेरे कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो मैं यहाँ पर पाकिस्तान हमेशा हर महीने 2 महीने में आता हूँ, तो मेरे कुछ ग्रुप्स हैं जिसमें बिल्डर्स भी हैं। तो उनके पास इतना काम है कि उनके पास काम संभालने के लिए टाइम नहीं है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास काम ही नहीं है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सुबह उठ के जाते हो। मैं तो हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि यार देखें, किसी भी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? कंसिस्टेंसी। आप कुछ भी करें, करते रहे, अल्लाह पाक तरक्की देगा। आप सुबह उठें, और मैं नमाज की बड़ी बात करता हूँ, लोग शायद इस बात को, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आज से नहीं पढ़ा, 7 साल की उम्र से। जानमाज बिछाओ, सजदे में जाओ और मेरे खुदा से मांगो। मेरा खुदा कैसे नहीं देगा? मेरा खुदा कैसे नहीं देगा? वो परवरदिगार है, वो देने वाला है, वही शख्सियत बनाने वाला है, वही इज्जत देने वाला है। हमने भी ज़िंदगी में बहुत ऊंच नीच देखी है। ऐसा तो नहीं था कि हम कोई जाते ही को नहीं भाई अली शेखानी साहब आ गए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम एक रेगुलर से नोबडी से 20 नंबरी आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। और अगर आपको कोई दे सकता है, मेरा अल्लाह फरमाता है कि तुम बंदों से मांगोगे तो फिर तुम बंदों का ही आसरा रखना। तुम मुझसे मांगोगे, मैं बेनियाज हूँ, मैं तुझे दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। तो जाके जानमाज रखो और उठो ताजुद में और अल्लाह से मांगो। मैं देखता हूँ अल्लाह कैसे कामयाबी नहीं देता। अल्लाह छप्पड़ पार के देगा कि तुम्हारे पर रखने की जगह नहीं हुई। मांगने वाले बनो, लेकिन मुझसे नहीं, आपसे नहीं, अल्लाह से मांगो, अल्लाह पर तवक्कल करो। अल्लाह रास्ते बनाएगा। मुझे नहीं पता था
कि मैं इस हद तक कामयाब इंसान बनूंगा। और मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं ज़मीन से, मैं कभी गुरूर तकब्बुर नहीं करता, मैं बहुत बहुत झुक के रहता हूँ। लेकिन हाउ डू यू कीप योरसेल्फ हम्बल, ये भी एक सवाल है ना बहुत। मैं आपको उसके ऊपर हम्बल होने का बताता हूँ कि एक बहुत पहले मैंने एक बात सुनी थी कि जब भी तुम में गुरूर आए कब्रिस्तान जाके देख लो, अगर आपने कभी सुनी हो। मेरी वालदा मरहुमा को इंतकाल हुए 3 साल हो गए, और 3 साल में ऐसा एक दिन नहीं है जिस दिन मैं कब्रिस्तान नहीं गया हूँ अपनी माँ से मिलने के लिए, राइट। और जब मैं मुल्क में नहीं हूँ, स्टेट में नहीं हूँ, डिफरेंट स्टोरी, पर अगर मैं हूँ ह्यूस्टन के अंदर तो मैं ज़रूर अपनी वालदा मरहुमा से मिलने जाता हूँ। तो जब मैंने अपनी आँखों से पूरा कब्रिस्तान भरते हुए देखा, एंड वही है, ना तो कुछ लाए थे ना कुछ लेके जाओगे, बीच में क्या छोड़ के जाओगे। इसलिए मैं चैरिटी में बहुत हद तक होता हूँ, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे JDC के अंदर काम करने की, JDC के लिए कुछ करने का मौका दिया। और उम्मीद रही तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके स्कूल के लिए भी कुछ करना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब आप हम्बल होते हो तो अल्लाह पाक आपके रास्ते बनाता है। आप आ जाओ गुरूर के अंदर, 2 दिन लगेंगी, बड़ी बड़ी सल्तनतें गिर गई, हमारी क्या औकात है। आपसे मुलाकात जब हमारी आखिरी हुई तो आपने अपनी वालदा के बारे में बताया कि 3 साल से उनका इंतकाल के बाद आप सेटल दोबारा से उस तरह से नहीं हो सके। तो ये जो इतनी माँ से तो मोहब्बत होती है बच्चे को, लेकिन आपकी मोहब्बत में मैंने देखा कि वो भी एक उदासी भी है और एक याद भी है, वो याद ताज़ा भी है। तो किस तरह से देखते हैं अपनी वालदा को, उनकी शख्सियत का कैसा असर आप पे रहा, और अब जब वो अल्लाह ताला की बारगाह में चली गई हैं तो उनके इसाले सवाब के लिए अभी आप एक कोई कैंसर हॉस्पिटल भी कराची में बनाने का इरादा रखते हैं। तो वालदा के साथ कैसा ताल्लुक़ रहा आपका? मेरी वालदा अगर एक अल्फाज में कहें तो शी वॉज अ रॉक ऑफ माई फैमिली। मेरी कह सकते हैं कि मेरी आइडियल, मेरी इस दुनिया की सबसे पहली मोहब्बत, और मेरे लिए एक पाक शख्सियत, और वो शख्सियत के जिसका कोई नेमल बदल नहीं है। अल्लाह पाक मेरी माँ को जन्नत नसीब करे। मेरी वालदा मरहुमा बीमार थी जब से मैं 11 साल का था। अच्छा। तो वो बेड पे थी टिल मैं 35 का हुआ, जब तक उनका इंतकाल हुआ 34 का। तो वो जो अरसा था वो मैं अपनी माँ के पैरों को हाथ लगाकर अपनी माँ से हमेशा, यहाँ तक कि मैं जब पहला बिज़नेस लेने भी गया था आज से कुछ 17 साल पहले, तो अपनी माँ से पूछा कि माँ ये करना चाहिए वो करना नहीं चाहिए। तो मेरी माँ जो थी वो आइडियल थी। मेरी माँ की जो शख्सियत थी उसको 1100 अली शखानी मिलकर भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। और जो मेरी वालदा मरहुमा काम करती थी उसका मैं 0.01% भी मेरी औकात नहीं कि मैं कर सकूँ। और जो भी सीखा और माँ से सीखा, और मेरी आइडियल थी। अगर आज अली शखानी से कोई पूछे कि तुम्हें कैसा बनना है तो मैं कहूँगा मुझे शमीम शेखानी जैसा बनना था। क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत बात की। यानी कि आपकी लेगेसी है जो आप माशाल्लाह से अब चैरिटी का काम कर रहे हैं, तो ये आपकी फैमिली जीन्स में आप तक मुंतकिल हुई है। यस, वालदा मरहुमा के साथ अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, उन्हें वो कैंसर से गई। और जब मैंने पाकिस्तान में कैंसर की चीज़ें देखी, दुनिया का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था जिसको मैं बुला नहीं सकता था, दुनिया का कोई ऐसा इलाज नहीं था जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, फिर भी मेरी माँ चली गई, राइट। तो वो तो अल्लाह का होता है। तो मैंने यहाँ पर आके देखा जो सबसे बड़ा इशू ये जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, इशू ये होता है कि एक बंदा जो है एक कमा रहा है 50-55 हज़ार रुपये मैक्स सैलरी के ऊपर, राइट। उनके को कैंसर के कुछ असरात हो या पेन होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक टेस्ट लिख कर देता है, जो टेस्ट आपका लियाकत हॉस्पिटल, आपके आखान हॉस्पिटल या जितने भी बड़े हॉस्पिटल उसमें 20-25-30 हज़ार का टेस्ट होता है, राइट। तो वो क्या करती है बहन मेरी, वो बोलती है कि मैं पेन किलर खा लूँ और मैं भूल जाऊँ, ठीक है। और जब साल 2 साल हो जाते हैं तो बहुत देर हो जाती है और फिर वो अल्लाह को प्यारी हो जाती है। तो मैं कोशिश करूं कि बच्चे अपनी माँ ना खोए, कोई बाप अपनी बेटी ना खोए। तो मैंने इसलिए यहाँ पर एक डिसीजन लिया है, और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से अल्लाह के हुक्म से नेक्स्ट वीक की ओपनिंग है। शमीम शेखानी फ्री कैंसर डायग्नोस्टिक सेंटर, इंशाल्लाह हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको। तो अल्लाह के हुक्म से कराची के अंदर, और कोशिश रहेगी कि कराची इस सिंध से आगे लेके
कश्मीर तक, आज़ाद कश्मीर तक इंशाल्लाह लेके जाएं, और बड़े प्रोजेक्ट में हैं, और उसमें जेडीसी ज़फ़र भाई हमारे साथ हैं, और ज़फ़र भाई सब मैनेज करेंगे। तो ज़फ़र भाई की सुपरविजन और जेडीसी के बिल्कुल ज़फ़र भाई जेडीसी के साथ सुपरविजन है, और जैसे मैंने भी ज़फ़र भाई को अमेरिका इनवाइट किया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ वो आ रहे हैं, वहाँ पर मैं बहुत बड़ी फंड रेजिंग करने का हूँ और ज़फ़र भाई के लिए। जेडीसी के लिए फंड रेजिंग हो गया? जी, मैं होस्ट कर रहा हूँ खुद, शखानी ग्रुप कर रहा है, और मेरा जो दावा है कि आप डॉलर देंगे, मैं डॉलर मैच करूंगा, आप लाख देंगे, मैं लाख मैच करूंगा, आप मिलियन देंगे, मैं मिलियन मैच करूंगा। तो जितना जेडीसी को फंड रेजिंग होगी उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, मैंने ज़फ़र भाई से कहा है, राइट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए कि जितना आपको कलेक्ट होगा आप उतने आप भी डाल देंगे? उतना मैं डाल दूंगा, जितना भी कलेक्ट होगा, डजंट मैटर। तो सवाल यह है, क्योंकि मेरे अमेरिका में काफ़ी बिजनेसमैन फ्रेंड्स वगैरह, आपको एक बहुत बड़ा सर्कल है, एक बड़ा ग्रुप है, तो वो लोग देने को तैयार हो, दुनिया भर से लोग जेडीसी को इज्जत देने वाले हैं, इज्जत करते हैं। तो पूरा मुद्दा ऐसा है कि इस कैंसर हॉस्पिटल को बहुत आगे लेके जाना है। तो मैं अगर 1000 बहनें मेरी जो कैंसर से जा रही हैं, अगर मैंने किसी एक को भी इस टेस्ट की वजह से या इस इलाज की वजह से अगर वो बच गई, तो शायद किसी का गम मेरे जैसा ना होगा, और कोई मेरी तरह बदकिस्मत नहीं होगा जो अपनी माँ को खो देगा कैंसर का। लेकिन किसी एक इंसान की जान बचाना ऐसे है जैसे पूरी इंसानियत की जान बचाना। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला आपसे बहुत काम ले। और देखें यहाँ पर बहुत एक प्रॉब्लम ये भी है कि लोग इलाज नहीं करवा पाते, एक्सेस नहीं है। सेकंड प्रॉब्लम कि इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल मतलब हद तक आमेज सलूक होता है ना, कि आप सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं, सारा दिन बैठे हुए हैं, फिर दवाई नहीं मिल रही, उसके लिए अलग लाइन लग रही है, डॉक्टर सही से नहीं देख रहे। तो ये एक रिस्पेक्टफुली पेशेंट्स को ट्रीट करना, ये एक दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में। यार मैं पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के सारे ममालिक के अंदर, बहुत सारे मेजॉरिटी के अंदर ऐसा होता है कि पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो अब एक हमारे एक दोस्त हैं, उनकी मिसेस को कैंसर हुआ 2 साल पहले। वो पैसे वाले आदमी थे, उन्होंने को 1.5-2 करोड़ रुपए खर्चा करे, और अल्लाह के हुक्म से उनकी जो वाइफ हैं वो ठीक है। और एक और हमारे हैं, उनकी वालदा को था, तो वो भी पैसे वाले, उन्होंने भी 4-5 करोड़ रुपए खर्चा करे, लंदन ले गए थे इलाज कराने के लिए। अब जो लोग हैं जो मास पब्लिक को इतना पैसा नहीं खर्चा कर सकते हैं, उनका क्या कसूर है? उनका क्या कसूर है? सबसे पहले लाइनों में लगना, वो भी लग लेंगे, इलाज पे भी लग जाएंगे। जो मेजॉरिटी जो सबसे बड़ी चीज़ है, पहले बीमारी तो पता चले, इलाज किसका करवाना है। तो अब बीमारी पता करने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास। जब बीमारी पता करने के लिए लोग नहीं, तो बाद में जो बीमारी के इलाज तो दूसरी चीज़ है ना मेरे भाई, पहले बीमारी तो पता चले। तो उसकी कोशिश है, और अल्लाह के हुक्म से बहुत जल्दी अच्छी न्यूज़ आएगी। और इतना करम है मेरे खुदा का कि अल्लाह ने हमें उन कुछ लोगों में चुना है कि हम कुछ कोशिश कर सकें मेरे खुदा के बंदों को कुछ अच्छा करने के लिए। आपने भी फ्री डायग्नोस्टिक जो लैब है जेडीसी की, उसमें भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की। एक सवाल है, चूँकि अब आपसे इतना हम कंफर्टेबल हो गए इतनी देर में, कि चलें ये तो मैं अगर सिनिकल होकर सोचूं, मैं एक डेमोक्रेट पार्टी का मेंबर होकर सोचूं कि अली शेखानी यूएस में इसलिए चैरिटी का काम करें, इनको वोट चाहिए, तो मैं आप पे एलिगेशन लगा सकता हूँ। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आप पाकिस्तान में इतना क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? यहाँ तो आप इलेक्शन में नहीं लड़ रहे, यहाँ तो आपका स्टेक भी उस तरह से नहीं है। सो वाई पाकिस्तान? वाई आर यू इन्वेस्टिंग सो मच मनी हियर इन दिस कंट्री एट अ टाइम व्हेन पीपल आर लीविंग एंड एस्केपिंग दिस कंट्री? ओके, सबसे पहले ऐसा डेमोक्रेट का जवाब दे दूँ, रिपब्लिकन। अगर अली शेखानी को वोट चाहिए होता ना, तो अली शेखानी, और जीतने के लिए अगर वोट चाहिए होता, तो अली शेखानी 5 मार्च 2024 से पहले जेडीसी पे आता और दुनिया को दिखाता कि मैं कितनी चैरिटी करता हूँ। अली शेखानी 5 मार्च के बाद आए, इलेक्शन जीतने के बाद, तो उसको ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, ये मेरा मुल्क है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, और यहाँ की यादें हैं। अभी जब हम कुछ देर पहले स्कूल की बात कर रहे थे, यहाँ पर स्कूल रहा है मेरा, मैं यहाँ पर सदर रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ यहाँ पर। मुझे इस मुल्क ने, आई एम सो प्राउड टू बी पाकिस्तानी, मुझे मौका मिला बाहर जाने का, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाहर जाके भूल जाऊँ मेरे मुल्क को। ये मुल्क है, यहाँ की आवाम मेरी आवाम है, और लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की। अली शेखानी पॉलिटिक्स में यहाँ पर आ रहा है, अमेरिका की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आ रहा है। कोई कह रहा है कि अली शेखानी ये कर रहा है, अली शेखानी वो कर रहा है। तो ना तो वेस्टेड इंटरेस्ट है अली शेखानी साहब। हाँ, अली शेखानी को इंटरेस्ट है। मैं कमेंट्स को भी पढ़ता हूँ, उसमें लिखा होता है ना कि क्या कहते हैं, कुछ मिलियंस के व्यूज़ उसमें लिखा होता है, कोई
40-50 हज़ार कमेंट्स उसमें, आप सब तो नहीं पढ़ सकते, उसमें से आप एक दो देखते हैं तो उसमें वो अली शगानी इज़ गोना बी द नेक्स्ट मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अली शगानी ये, अली शगानी वो। मेरा एजेंडा सिंपल है, इंसानियत। ना मैं शिया की बात कर रहा हूँ, ना मैं सुन्नी की बात कर रहा हूँ, ना मैं खानी की बात कर रहा हूँ, ना सिंध, ना पंजाब, ना बलूचिस्तान। मैं बात कर रहा हूँ मेरे खुदा के बंदों की। मैं पुलिस वाला भी हूँ, मैं हमेशा से कहता हूँ, किसी ने मुझसे फ़िरकाबंदी की बात बहुत होती है, बहुत होती है फ़िरकाबंदी की बात, राइट। तो मेरा सवाल था, जिसमें पुलिस वाला हूँ, किसी को कुछ तकलीफ होगी तो क्या मैं देखूंगा वो काला है, गोरा है, देसी है, चाइनीज़ है? नहीं देखूंगा ना, राइट। इसी तरीके से जब इंसानियत की आप हेल्प करते हो तो मज़हब कहाँ से आ गया, फ़िरकाबंदी कहाँ से आ गई? मैं सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को मानता हूँ, इसके अलावा मैं किसी और चीज़ को नहीं मानता। अच्छा, आपने जो यूएस गए तो पुलिस का डिपार्टमेंट क्यों चूज़ किया? क्योंकि पाकिस्तान में मतलब अनफॉर्चुनेटली, और मुझे कोई पुलिस वाला पकड़ ना ले इस बात पे, कि लोग अमूमन पुलिस में जाना तो प्रेफरेंस नहीं होती हमारी ना, मतलब चले ही जाते हैं लोग मजबूरी में। तो वहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा इज्जत होती है यूएस में पुलिस वालों की? अमेरिका के अंदर जैसे कि मैं पुलिस में हूँ तो मैंने आज तक सैलरी नहीं ली। अच्छा। मैं फ्री में करता हूँ फॉर कम्युनिटी। अब लोग इस पे कहें कि अली शगानी का कोई एजेंडा है, तो मुझे 5-7 साल है आपका। मुझे अच्छा लगता है। लोग वीकेंड पे पार्टी करने जाते हैं, मैं अपने यूनिफॉर्म डाल के लोगों को जेल में डालने जाता हूँ, राइट। एक पुलिस की ऐसी पावर है कि आप पूरा फ्री में रोक सकते हो। हाँ। अगर जब हम पुलिस की लाइट खोलते हैं और जो सामने वाला गाड़ी में बैठा होता है तो उसको बस अपने सारे गुनाह याद आ जाते हैं। तो बहुत सारे केसों में मैंने कुछ देसियों को भी पकड़ा है। और तो ट्रेनिंग ली आपने प्रॉपर पुलिस की? हाँ बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल पुलिस ट्रेनिंग। जब मैं यूके में था तो मेरे जो लैंडलॉर्ड थे वो ऑनररी पुलिस वाले थे, तो आप आई फील लाइक यू आर नॉट ऑनररी। ओके, समबडी वाज टेलिंग मी, तो मैंने कहा चाहिए ऑनररी है या पता नहीं परमानेंट है। नहीं, मैं पूरे पुलिस अकेडमी गया हूँ। मेरी ग्रेजुएशन की तस्वीरें ऑनलाइन हैं और पूरी 11 महीने की ट्रेनिंग थी। 11 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट की, जिसमें टेस्ट भी हुआ हूँ, जिसके अंदर चेस पे भी सब कुछ हुआ है, पेपर स्प्रे भी हुआ है। लाइक जो पूरी पुलिस की टफ ट्रेनिंग होती है पूरी करी है। अच्छा, माशाल्लाह, आपने ज़िंदगी की बहुत सारी जहतों को, बहुत सारे जो है वो क्या कहते हैं जहत को अंग्रेज़ी में, बहुत सी डिमेंशंस को, हाँ बहुत सारी डिमेंशंस को एक्सप्लोर किया है। और मैंने ये सुना है कि इस साल डोनाल्ड ट्रंप साहब वो आपके घर आने वाले हैं, ये बात ठीक है? लेट्स सी, इनविटेशन के ऊपर होता है, क्योंकि टेक्सास में फंड रेजिंग वगैरह होती हैं और फंड रेजिंग के लिए आएंगे शायद। देखो अभी कंफर्मेशन कुछ नहीं है पर पाकिस्तान से फ्री होऊंगा तो वहाँ पर जाकर कुछ और करूँगा ना, क्योंकि हर 3 दिन बाद तो मैं पाकिस्तान में होता हूँ। तो पाकिस्तान के आज तक बहुत ज़्यादा चक्कर आपके लग रहे हैं? मैंने हमेशा से लगते हैं। यूजुअली मंथ में 1-2 मरतबा तो आना ही होता है। तो इस वक्त पाकिस्तान की अगर बात करें तो आप कितने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर देख रहे हैं? पाकिस्तान में यहाँ पर कराची में मेरा ऑफिस भी है, शखानी ग्रुप का। फिर बिजनेस भी आपका पाकिस्तान में? यस काफ़ी हद तक, काफ़ी मेरी बैक ऑफिस यहाँ पर है। फिर मेरा बहरिया में भी प्रोजेक्ट्स हैं, बहरिया टाउन कराची के अंदर भी है। फिर अब चैरिटी के ऊपर काफ़ी काम लगा हुआ है, तो JDC हो गया और दूसरी भी बहुत सारी हैं। सैलानी हैं जिनकी अभी डॉक्टर साहब सैलानी के जो फाउंडर हैं वो बशीर फारूकी साहब डे बिफोर यस्टरडे 2 दिन पहले वो हमारे ऑफिस में थे। तो हम यूशन के ऑफिस में, तो अमेरिका आए हुए थे तो यूशन के ऑफिस में आए थे चाय पे, तो उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो सैलानी हो गए और जैसे नमल हो गया और अलग अलग ना सब लोगों से कुछ ना कुछ छोटे मोटे करते। तो कराची लाहौर की तरह ट्रैवल कर रहे हैं यूएस और कराची में? बिल्कुल। तो अब जब लोग जाते हैं यूएस, आप जिस वक्त गए डेफिनेटली यू स्ट्रगल, यू गॉट समथिंग। अगर अब जो पाकिस्तानी या जो नए देसी लोग जा रहे हैं तो यूएस में अभी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए, या सिचुएशन बदली है, पॉलिटिकल लैंडस्केप बदला है? क्या फ़र्क आया इन 20-30 सालों में? ना तो पाकिस्तान में कुछ बदला, ना इंडिया में कुछ बदला, ना अमेरिका में, ना यूके में, कहीं पर भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड सेट बदला है, दैट्स इट। सब कुछ वैसा ही है। अब आपने देखें बैक इन द डेज, अगर हम बात करें तो अगर हमारी अम्मियों की बात करें तो वो अपने शौहरों के साथ एक अलग रिलेशनशिप में होती थी। लाइक कहते हैं कि यार वो क्या कहते हैं, नहीं पापा के सामने कुछ मत बोलना, अब्बू सुन लेंगे, ख़ानदान की बातें अम्मी की सुनानी। फिर एक दूसरा एरा आया, फिर दूसरा एरा की बीवियाँ जो हैं वो थोड़ी सी नेवर माइंड होने लग गई मेजॉरिटी के। फिर हमारा एरा आया तो जिसमें अब स्टेबिलिटी के साथ चल रहा है, राइट। तो इसी तरीके से चीज़ें बदली हैं, आपका माइंड सेट बदला है। आज भी अमेरिका जाके आप कामयाब हो सकते हो, आज भी आप पाकिस्तान कराची में कामयाब हो सकते हो। बाहर तो निकलो, अपना माइंड सेट करो या बी अ लीडर, बी समबडी, यू नो। लाइक दुनिया में खाली काम करने के लिए और बिल पे करने के लिए तो पैदा नहीं हुए थे ना। अल्लाह ने भेजा, अल्लाह ताला ने अपने हर बंदे को यूनिक बनाया है, राइट।
हर बंदे को यूनिक बनाया। तो आप अपनी देखो सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ पसंद है, उस चीज़ पर काम करो, कैसे तरक्की नहीं मिलेगी। अब आपको बनना है सिंगर और आप काम कर रहे हो कंस्ट्रक्शन का, या फिर आपको बनना है बिल्डर और आप काम करो आईटी का, तो आप अपने आप से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो आप कर क्या रहे हो। जो चीज़ आपको करनी है वो करके देखो, आपको तरक्की मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, यूएस में अब जो लोग नए लोग आते हैं तो आप डेफिनेटली लोगों की काउंसलिंग भी समहाउ कर ही रहे होते हैं, तो आप क्या मशवरा देते हैं, वो क्या एरियाज़ है जिनको वो एक्सप्लोर करें, किन बिजनेसेस में इस वक्त ज़्यादा वहाँ पर अच्छी सूरत हाल है? देखिए मैं खाली इतना कहता हूँ, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है। मैं हमेशा सवाल करता हूँ, और फंदा बोले कि भाई मुझे रिटेल लोकेशन खोलनी है, ई कॉमर्स में जाना है, अमेजोन में जाना है, उसमें जाना, तो जो काम करना है ना पहले उसकी ट्रेनिंग ले लो, तरीके से ट्रेनिंग लेके स्टार्ट करो। बस ना तो गिव अप भी मत करो और ना ही आंखें बंद करके जंप करो। जब आप ये समझ जाओगे ना, सीख कर काम करो, डोंट गिव अप। ओके, दैट्स इट, सिंपल फार्मूला। अच्छा, एक बात जो यूएस के बारे में पाकिस्तान से बहुत की जाती है, और मेरे जैसे लोग जो कभी यूएस नहीं गए वही ज़्यादा करते हैं कि यूएस जाके बच्चे बिगड़ जाते हैं, अखलाकी तौर पे मसाइल हो जाते हैं। माशाल्लाह से अल्लाह पाक रहम करे, कराची के तो हर बच्चे के अंदर इतना सलीका है, इतना सलीका है, इतने जरा से नहीं बिगड़ते माशाल्लाह। ये मदरसे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ईशा की नमाज पढ़ते हैं, 9 बजे पूरा शहर कराची खाली हो जाता है, सब अपने घर पे चले जाते हैं, 10:30 बजे सो जाते हैं, सुबह फजर में उठ जाते हैं, 6 बजे माशाल्लाह उठ कर फिर चले जाते हैं, नमाज पढ़ के फिर स्कूल जाते हैं। फिर माशाल्लाह से कितना अच्छा शहर है हमारा। सही कह रहे हैं आप, यहाँ तो कोई नहीं बिगड़ा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो बिगड़ते हो यूएस जाके बिगड़ते हैं। जी, बात तो सही कह रहे हैं आप। तो वहाँ की जो फैमिली वैल्यूज़ हैं वो कैसी हैं? मतलब लोग वही घरों में बड़ों का अदाब करते हैं, क्योंकि आप कहते हैं वो जैसे लोग बूढ़े होते हैं उनको ओल्ड होम छोड़ देते हैं, बच्चे होते हैं तो उनको वो डे केयर में छोड़ देते हैं, वालिदैन अपनी आज़ादी से रह रहे हैं। माशाल्लाह से जैसे पाकिस्तान के अंदर एक भी ओल्ड होम नहीं है। इट्स वेरी अमेजिंग कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर ओल्ड होम है। यार ये तो बहुत अमेजिंग बात है। पन इंटेंडेड। ऐसा यहाँ तो पाकिस्तान में तो एक ओल्ड होम नहीं है सर। देखिए, जिसका कल्चर, जैसे आप अपने बच्चों की परवरिश करेंगे वैसे ही बच्चे निकलेंगे। आप अपने बच्चों के सामने अपनी बीवी के ऊपर चिल्लाएं, आप बच्चों के सामने अपनी बीवी से बदतमीज़ी करें, आप अपने बच्चों के सामने अपने माँ बाप से बदतमीज़ी करें, वो जो बड़े होंगे वो आपसे बदतमीज़ी करेंगे। तो जैसा दिखाओगे वैसा होगा। ना पाकिस्तान ना अमेरिका, जैसा आप दिखाओगे वैसा। ऐसे बहुत वालिद, हम इतने सालों से हमने अपनी माँ की बड़ी इज़्ज़त करी, अपने वालिद की बड़ी इज़्ज़त करी। हमारे बच्चे मेरी इज़्ज़त करते हैं, मेरी वाइफ की इज़्ज़त करते हैं। छोटे हैं पर वो समझते हैं कि कल्चर क्या है। वो भी माशाल्लाह से स्कूल भी जाते हैं और कुरान पाक की क्लासेस भी लेते हैं। वो सब चीज़ें आप सिखाते क्या हो, जो सिखाते हो वो सामने आता है, वैल्यूज घर से आती हैं। और ओल्ड होम का वहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी ओल्ड होम का कॉन्सेप्ट है। यार जिसके माँ बाप ज़िंदा हैं, मैं चाहूँगा कि यार वो अपने माँ बाप की बड़ी खिदमत करें। अभी JDC के एक ओल्ड होम में मेरा जाना हुआ था, तो मेरा तो दिल भरा है जब मैंने देखा एक के 5 बच्चे हैं, बेटे हैं, एक के 3 बेटे हैं और घर से निकाल दिया। तो लानती वो लोग हैं। अमेरिका और पाकिस्तान में कुछ बिगड़ना नहीं है, लानती वो लोग हैं, बदकिस्मत वो लोग हैं। और उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है, जिनके बाप नहीं है, उनको वो फिर बताएंगे कि कितनी तकलीफ होती है। क्योंकि माँ बाप का जो दिल होता है बड़ा नरम होता है। सही बात। और माँ बाप को तकलीफ दोगे ना तो फिर शायद माँ बाप तो माफ़ कर दे लेकिन खुदा माफ़ नहीं करेगा। बिल्कुल, मेरा भी दफ़ा JDC के ओल्ड होम में जाना हुआ, पहले की बात है। तो वहाँ पर एक साहब ने मुझे बताया कि मैं अपने बेटे का फ़ोन का इंतज़ार करता रहता हूँ, फ़ोन नहीं करता। फिर वो फ़ोन पे झूठ बोलता है कि मैं मिलने आ रहा हूँ, मुझे पता होता है नहीं आ रहा, लेकिन मैं अपने बेटे का दिल रखने के लिए मैं कहता हूँ हाँ बेटा आ जाना बेटा आ जाना। वो इतना मेरे लिए इमोशनल, और क्योंकि वो बाप है ना। आई मीन ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी। जब मैं आज से 7 साल पहले जब मैं बाप बना और मेरा बेटा जब पैदा हुआ और जब मैंने अपने बेटे को हाथ में लिया, तो मुझे उस वक्त समझ आया कि मेरी क्या वैल्यू है मेरे बाप के सामने। वो इमोशंस डेवलप हो गए जब मैंने पहली मरतबा अपने बेटे को हाथ में लिया। आज मेरा बेटा 7 साल का हो गया है, और तो जो फीलिंग मुझे होती है वही फीलिंग मेरे डैड को भी होती है। तो कुछ बदला तो नहीं ना, राइट। तो अगर आज छोटा बेटा मेरा कुछ कह दो तो मुझे तकलीफ होगी, वैसे कभी उसने कहा नहीं। उसी तरीके से अगर मैंने अपने डैड को कुछ कह दिया तो उनको तकलीफ होगी। नहीं, आपने बहुत सी बात की कि इट्स नॉट अबाउट द कंट्री एंड द कल्चर। आप जिस तरह से अपने जो बच्चे जैसी करनी वैसी भरनी, जो आप आज बोएंगे कल वो आपको
काटना भी होगा। अच्छा, रिपब्लिकन पार्टी पे मैंने हमले तो 2-4 शुरू में किए। एक बात तो मुझे अच्छी भी लगती है, वो ये कि जो हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ और कल्चरल वैल्यूज़ हैं, अब मुझे कुछ लोगों ने समझाया रिसेंटली कि अगर हम अभी जो कुछ मसाइल जो पता है आपको अखलाकी एथिकल नौयत के नए जेंडर के हवाले से शुरू भी हो गए, तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी वो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ ज़्यादा अलाइन है एज़ कम्पेयर टू द डेमोक्रेटिक पार्टी, क्योंकि वहाँ पर जिस किस्म के आइडियोलॉजी में नज़र आती है, तो वो ज़ाहिर है कि वो हमारे लिए बहुत ही परेशान कुन होती है कि इस आइडियाज़ के साथ बच्चों को कैसे बड़ा करें हम। देखिए, आप समझ तो गए खुदा ने मर्द को बनाया, खुदा ने औरत को बनाया, खुदा ने मर्द को बनाया, खुदा ने औरत को बनाया, बाकी सारे जेंडर डेमोक्रेट ने बनाया। सिंपल जवाब है आपका। मैं तो बहुत ही बिटवीन द लाइन्स बात करने की कोशिश कर रहा था। सर, मैं बिटवीन द लाइन बोली ना कि भाई मर्द और औरत को मेरे खुदा ने बनाया, बाकी सारे जेंडर डेमोक्रेट ने बनाया। इससे ज़्यादा मैं आपको समझा नहीं सकता। तो उम्मीद है इस बात पे मैं कैंसिल ना हो जाऊँ, कहीं दोस्तों में भी मेरे बहुत सारे लिबरल दोस्त हैं। नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। हम लिबरल और कंजर्वेटिव की बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो सीधे से जेंडर की बात कर रहे हैं। अब ये बहुत ना से अनफॉर्चुनेटली मजहबी सी बात हो गई ना, जिस तरह से मजहब में ब्लास्फेमी होती है ना कि आपने बात की गुस्ताखो उसको कैंसिल करो, तो इसी तरह से कुछ जदीद दुनिया के मॉडर्न आइडियाज़ भी ऐसे हैं कि अगर आप उनके बारे में कोई तनकीदी बात करें तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ डिबेट, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ प्रोग्रेस कॉन्वर्जेशन अबाउट इट, वो बिल्कुल फ़ौरन से कहते हैं कि यार ये जो है ना वो इल्ज़ाम लगाते हैं फोब है, और आपको बाकी बातें पता ही हैं किस किस्म की फोबिया की बात कर रहे हैं। तो दिस इज़ हाँ इंटरेस्टिंग। मुझे सबसे प्यारी बात जो लगती है मेरी अपनी पर्सनल, आई डोंट केयर, वेरी सिंपल। यू नो आई डोंट केयर। मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं रिस्पेक्ट सबकी करता हूँ, झुक कर करता हूँ, बिल्कुल। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बोलता है, कोई क्या नहीं बोलता है, मैं अपना काम करता हूँ और मैं फैक्ट्स की बात करता हूँ। मैं वेरी प्रैक्टिकल, मैं बहुत प्रैक्टिकल ज़िंदगी गुजारता हूँ। मुझे पता है कि मैं जिस दुनिया में रहता हूँ मैं किसी मार्स में नहीं रहता हूँ, और ये दुनिया के अंदर कैसी दुनिया चलती है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई पैसा है, दुनिया की सबसे बड़ी गाली गरीबी है। जिसको ये बात समझ आ गई, दुनिया उसकी है। दुनिया की सबसे बड़ी गाली गरीब नहीं, गरीबी। हाँ, गरीबी दुनिया की सबसे बड़ी गाली। हाँ। और सबसे बड़ी चीज़ पैसा, और ये दुनियावी तौर पे। ये प्योर कैपिटलिस्टिक अकीदा है आपका। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। मैं गरीब के खिलाफ नहीं हूँ। मैं बहुत इज्जत करता हूँ और बड़ी झुक के करता हूँ। अच्छा, आप पॉलिटिशियन हैं, लेकिन फिर भी इतनी ब्रेवरी से जो बात आप कर रहे हैं, तो डर नहीं लगता आपको कि कोई कंट्रोवर्सी बन जाएगी, कोई कैंसिल कर देगा, मुझे नुकसान हो जाएगा? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब मेरे अल्लाह ने मुझे इज्जत दी तो किसी की क्या औकात है। आई एम वेरी फर्म बिलीवर कि मेरे अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, और मैं ना तो आप और मैं यहाँ बैठ सकते हैं, ना मैं कुछ बोल सकता हूँ, ना कुछ सुन सकता हूँ, जब तक मेरी अल्लाह की मर्ज़ी ना। अल्लाह ने मुझे बड़ा मेरी वालदा महरूमा कहा करती थी कि ना मेरा शेर है, राइट, यू नो। एंड मेरी माँ ने मुझे ऐसा ही पाला है कि बेटा बी अ किंग, बी अ लायन। किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता। I'm वेरी प्रैक्टिकल। हाँ, अगर कहीं गलत होऊंगा तो मैं झुक के माफ़ी मांग लूँगा, माफ़ी मांगने से भी नहीं डरता। लेकिन I'm वेरी प्रैक्टिकल। मुझे हवा में दुनिया नहीं चाहिए। मैं सिंपल है, ये ए, ये बी, ये यस, ये दैट्स इट यार। यू नो, बीच यस और नो के बीच में कुछ नहीं होता, या तो हाँ है या तो ना है, शायद का कोई ताल्लुक नहीं होता। वो एक शायर ने कहा था कि बीच का फैसला नहीं होता, इश्क होता है या नहीं होता। बिल्कुल, वेरी क्लियर अबाउट इट। बिल्कुल। अच्छा भाई, वैसे ये वाला जो पार्ट है, दिस कम्स रियली ऐसे सरप्राइज टू मी कि आपने इतने ब्रेवरी से जवाब दिया। अच्छा, लास्ट पार्ट जो हमारा पॉडकास्ट है, हमें कुछ पाकिस्तान के बारे में आपसे हम सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री रही है कि जो लोग वेस्ट से आते हैं हम जरा उनकी बात ज़्यादा तवज्जो से सुनते हैं। यहाँ वालों को तो इतना लिफ्ट नहीं कराते हम, क्योंकि वैलिडेशन भी मिलती है। तो पाकिस्तान का क्या आपको फ्यूचर नज़र आ रहा है? इस वक्त जो क्राइसिस हमारे हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीप होते जा रहे हैं, एंड नाउ वी हैव सीन कि आपका कितना इमोशनल कनेक्शन है यहाँ पर, कितने आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट है बल्कि इस मुल्क के अंदर। तो जब आप ख़बरें देखते हैं और जो सूरत हाल पॉलिटिक्स की आपके सामने है, इकॉनमी की आपके सामने है, तो डू यू फील होपफुल अबाउट पाकिस्तान, और क्या सोचते हैं कि यार कैसे निकलेंगे इस मुसीबत से? इस मुद्दे को एक लाइन के अंदर समझाऊं ऐसा कि मेरे अल्लाह ने पिछले 70 सालों से पाकिस्तान को खड़ा रखा है, और इंशाल्लाह आगे सालों पे भी खड़ा रहेगा। हमारे लीडर्स बहुत अच्छे हैं, बुरा कोई भी नहीं है, पर हर एक का नज़रिया अलग है, और जब इंशाल्लाह सबके नज़रिए एक जैसे होंगे तो हमारा पाकिस्तान और बेहतर होगा। तो इंशाल्लाह अगर आप इलेक्शन जीतते हैं नवंबर में, तो फिर पाकिस्तान के हवाले से आपकी एफर्ट्स मज़ीद तेज़ हो जाएंगी वहाँ पे? मेरी एफर्ट्स आज भी वैसी है जो नवंबर के बाद होगी।
मेरा इंसानियत के साथ ताल्लुक़ है, ना कि किसी एक मुल्क से या एक मज़हब से या एक फ़िरके से। मेरा इंसानियत से ताल्लुक़ है और इंसानियत के लिए मैं पहले भी काम करता था और आज भी काम करूँगा और नवंबर के बाद भी काम करूँगा, जब तक अल्लाह पाक मुझे ज़िंदगी दे और जब तक मैं लड़ता रहूँगा और किसी की सुनूंगा नहीं। जो मुझे करना है वो करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको ठीक लगे वो करना चाहिए। किसी की सोचेंगे तो जो लोग बैठे हैं सोचने के लिए, अगर उनका भी आप काम करोगे तो वो क्या करेंगे। अच्छा, आप चूँकि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तान कर्ज़ों में डूबा हुआ है, इकॉनमी ख़राब है, तो कभी सोचते हैं आप बैठ के तन्हाई में कि अगर मैं पाकिस्तान चला रहा होता, मेरे पास इख्तियार होता, तो क्या करते इस मुल्क की इकॉनमी के लिए? क्योंकि इकॉनमी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। और आप जो बात कर रहे हैं गरीबी की कि भाई अगर पैसे हैं तो इज़्ज़त है, गरीबी है तो इज़्ज़त नहीं है, वो पाकिस्तान के केस में तो आजकल नज़र आ रहा है ना दुनिया में हमारे सामने कि जब से हमारी इकॉनमी ख़राब हुई है तो हमने तो मज़ीद इज़्ज़त खोई है। अगर हम मेजॉरिटी लोगों से पूछें ना, मेजॉरिटी इकॉनमी स्टैंड किस चीज़ के ऊपर होती है वो सर मुझे समझा दें, या जीडीपी किसके ऊपर होती है, उसकी पूरी फुल फॉर्म हमारे मुल्क वाले समझा दे तो मैं मान जाऊंगा। इकॉनमी होती क्या? मतलब आप जैसे घर होता है उसमें एक इनकम होती है, उसमें पैसे आते हैं, उसके खर्चे होते हैं। अच्छा, फिर वो घर वाले अपने एक बजट बनाते हैं कि भाई हमें एट द एंड ऑफ द मंथ कुछ पैसे अपने पास रखने हैं क्राइसिस के लिए, बुरे दिनों के लिए, रेनी डे के लिए। ठीक है। तो इसी तरह से एक मुल्क भी चलता है, जैसे कंपनी चलती है कि आपके पास इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है, आपके खर्चे होते हैं, आपके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप सेल करते हैं, कुछ बाय करते हैं, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं। ये तो बेसिक्स बिल्कुल मैंने बात की है। तो यहीं से अगर हम आगे बात को लेकर चलें, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं सोचता कि अगर मैं होता तो मैं बेहतर कर सकता था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी हमारी पोजीशन पे बैठा हो, कोई भी पार्टी का, आई रिस्पेक्ट एवरीवन, कोई भी जानकर कुछ भी गलत नहीं कर रहा होगा। सिर्फ नज़रिया बदलने की ज़रूरत है और नज़रिया अच्छा आएगा। और अभी पहले से बेहतर ही है। आपकी डॉलर की प्राइस बहुत ऊपर जाके नीचे आई है, तो कुछ पॉजिटिव भी देखा जाए ना। हमेशा हम की नेगेटिव की बात करें नहीं। अगर ये मुल्क इतना कर्जों में डूबा हुआ है तो क्यों आज पाकिस्तान के लाखों स्टूडेंट बाहर पढ़ने जा रहे हैं, लाखों बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। अच्छा भी तो हो रहा है ना, उसके बारे में कौन बात करेगा। हमेशा हम बुराई क्यों करें? नहीं, अच्छा भी करें, अच्छा भी बहुत है। तो 50-50 है और माइंडसेट हमारा चेंज होगा तो इंशाल्लाह हम और आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान से जुड़ी हुई एक बार इंडिया की, तो इंडियन जिस तरह से आजकल ग्रो कर रहे हैं, और अब तो पहले हम सुन रहे थे, फिर देख रहे थे, फिर हम एंजॉय करने लगे। अब ताना बन गया कि हर कंपनी का CEO इंडियन होता है, और लॉबिंग में भी वो आगे हैं, टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, बिज़नेस में भी आगे हैं। और मैंने एक इतना हैरानकुन वाक़या लंदन में देखा। आई वॉज इन Zone 9 टू मीट अ फ्रेंड। वहाँ पर एक इंडियन फैमिली से मुलाकात हुई। सो वो लोग Zone 1 में रहते थे सेंट्रल में, वो वहाँ से शिफ्ट होकर Zone 9 में आ गए। तो हमने पूछा क्यों आपका तो ऑफिस भी वहीं है, आप वॉकिंग डिस्टेंस पे ऑफिस है, इतना लंबा सफ़र करके जाते हैं। तो बताया मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है और जो लंदन का बेस्ट ग्रामर स्कूल है वो Zone 9 में है, तो अभी से हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए ताकि हमारे बच्चे की पैदाइश यहाँ पर हो, उसको अच्छे तालीम मिल जाए। ऑन द कंट्रेरी, मैंने जो UK में, यूरोप में देखा, मैं US तो कभी नहीं आया, कि वहाँ पर जो हमारी पाकिस्तानी डायस्पोरा है वहाँ पर पढ़ने का और आगे बढ़ने के जो मौके थे और कुछ रुझानात भी मुख्तलिफ थे। टैक्सी चला लो और घर पाकिस्तान में लेके किराए पे दे दो और कोई छोटे छोटे बिजनेस बना लो। तो ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन थी वहाँ पर ना। आप चूँकि ज़िंदगी गुजार चुके हैं तो क्या फ़ील करते हैं कि इंडियन डायस्पोरा और पाकिस्तान डायस्पोरा में क्या फ़र्क है? हम दोनों एक जैसे ही हैं। यार, मैं ना तो इंडिया की बुराई करूंगा और ना ही अच्छाई करूंगा, ना मैं पाकिस्तान की बुराई करूंगा ना पाकिस्तान की अच्छाई करूंगा। फैक्ट्स पे बात करेंगे। हम फैक्ट्स की अगर बात करें जाए तो हमारे पाकिस्तानी भी दुनिया में कम नहीं है। ट्रू। हम अपने लोगों को यहाँ ही तो मर जाते हैं, हम लोग यहाँ ही तो फंस जाते हैं। हम इंडिया को फौरन ले आते हैं, वो बेहतर है। लेकिन इंडिया में कितनी गरीबी है यहाँ पर मैं कभी बात नहीं करता। इंडिया मैंने देखी है, इंडिया में कितनी गरीबी है। इंडिया नहीं, मैं गया इंडिया, मैंने वो देखा दिल्ली के अंदर ना। और जो फिल्मों में सुनते थे ना कि फुटपाथ भरी हुई है और जो उनकी लोअर इनकम है वो वाकई में, क्योंकि वैसे पॉपुलेशन साइज भी बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है वहाँ पे अभी भी है। तो भाई हमारे मुल्क की इतना बुरा हाल तो नहीं है। हाँ, हाल बुरा है, इतना तो नहीं है। तो हम क्यों इंडिया की बुराई करें या अच्छाई करें, या पाकिस्तान की बुराई करें अच्छाई करें? इंडिया और पाकिस्तान ना, वो बचपन से क्रिकेट में भी हम कम्पीट करते हैं और हर चीज़ के अंदर ये देखते हैं बड़े हुए ना कि 80s में इंडिया हमसे पीछे था, 70s में पाकिस्तान आगे था। फिर जब 90s में उनकी इकॉनमी लिबरलाइज हुई तो इंडिया ने तो फिर वहाँ पर एक डायरेक्शन ली, और फिर ऐसा लगता है कि उस ज़माने में पाकिस्तान का एक रिवर्स गेट लग गया।
तो मतलब दिस इज हाउ आई सी थिंग्स। असल में मसला क्या है, ये आप और मैं, हम दोनों को एक साथ बैठ के हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है। हम दोनों को बैठ के देखना पड़ेगा कि, क्योंकि अगेन ना हमारे साथ यही होता है ना, कि कहते हैं, एक मिसाल है कि भाई कोई मुझसे उधार पैसे मांगे, एक बार मैंने दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, 4 बार दे दिया, 5वीं मरतबा मैंने उसको मना कर दिया, तो अब वो सब 4 मरतबा को भूल के खाली 5 पर आ गया, यार ये बुरा आदमी से मुझे पैसा नहीं दिया, ठीक है ना। इसी तरीके से आप और मैं और हमारा जो यूथ है, हम तो यूथ से आगे निकल गए, मैं आगे निकल चुका हूँ। जो यूथ तो नहीं देख के आप निकले कहीं हम 37 तो मैं बात कर रहा हूँ हमारे 18, 19, 20 साल के बच्चे, उनको हमको बताने की जरूरत है, यू आर द चैम्प। हम लोग यहाँ पर बैठ कर ही बात करेंगे कि यार इंडिया आगे निकल गया, नहीं, हमारे लोग बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर है। नहीं, हम यूँ कहें बात कि इंडिया को देख कर हमको इंस्पिरेशन लें कि अगर वो आगे निकल गया है, लेट्स एक्सेप्ट इट, फिर उसके बाद वैसा बनने की अगर कोशिश करें। फैक्ट्स की और प्रैक्टिकल की बात करें, यस, पर क्या हम आगे नहीं निकल सकते? हम भी आगे निकल सकते हैं, और बहुत आगे निकल सकते हैं, बहुत आगे निकल सकते हैं, कि हमें एक डायरेक्शन सही मिल रहा है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, हमारे पास कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हैं पर लेकिन बेहतर हो सकती है। हमारे पास इतना बड़ा पोर्ट है, हमारे पास हर चीज़, हमारे पास एक से बढ़कर एक जीनियस बिजनेसमैन है, और आने वाले लीडर्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो हमें पॉजिटिव करना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे जो लोग हैं वो बेहतर कर रहे हैं, और हमें उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि यू गॉट इट चैम्प, एंड इंशाल्लाह हमारा बेहतर होगा फ्यूचर पाकिस्तान का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और बहुत सारे मोमेंट्स मेरे जहन में भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने वो जो बात की ना कि अगर अली शेखानी पाकिस्तान में होते तब भी मैं ऐसे ही होता, मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के ना, क्योंकि आजकल हम कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ कर चुके हैं और हमें लगता है कि जब तक आप कोई चीज़ स्केप नहीं करेंगे, कोई हमारे हालात नहीं बदलेंगे, तब तक हम कुछ नहीं बन सकते। आई थिंक दिस इज़ द मैसेज, और भी मैसेजेस होंगे देखने वालों के लिए। मेरे लिए हाईलाइट आज की है कि आपने जो ये बात की ना, ये दिल खुश हो गया सुन के। और बस लास्ट में ये कि पाकिस्तान में अगर तालीम के हवाले से अगर हमारे जो रियासत है, हमारे इदारे हैं, हमारी सोसाइटी है, क्योंकि पाकिस्तान में एक तालीम का बहुत बड़ा क्राइसिस है। अब ये जो फैक्ट्स, अब नंबर जब सामने आ रहे हैं कि 22.8 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से महरूम हैं, और जो स्कूल बच्चे जाते हैं उनके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि अली शेखानी इस हवाले से कोई मैसेज दें कि तालीम के हवाले से हम सबको मिलके जो काम करना है वो ज़रूर करें। फॉर एग्जांपल हमने एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट शुरू किया यहाँ पर दोस्तों के साथ मिलके। अब ये मस्जिद है, ये मदरसा है, हमने देखा कि मस्जिद इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, पूरे मुल्क में मस्जिदें हैं, उसको अगर हम प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करें, स्कूल खोल लें और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाएँ, कंप्यूटर्स लगाएँ, जदीद स्किल्स सिखाएँ, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि जब आप स्कूल खोलने के लिए जाते हैं तो आपको पहले तो एक कॉस्ट बहुत बड़ी आती है बिल्डिंग की। तो अगर इस हवाले से, क्योंकि आप एक कामयाब आदमी है और कामयाब आदमी के बाद आपने खुद कहा कि वो ज़्यादा सुनी जाती है, अगर हम आपके मुंह से बात सुनेंगे तो मेरे ख्याल से देखने वालों को ज़्यादा यकीन आएगा इस बात का। मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, बहुत अच्छा सेटअप है, एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, पर मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, जब पेट में रोटी नहीं होगी तो पढ़ाई करके क्या करोगे? सवाल ये है। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, बहुत तकलीफ़ें हैं, मैं इस बात को मानता हूँ, बहुत मानता हूँ। तो मेरे नज़दीक पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, और साथ में मैं हमेशा से इनकरेज करता हूँ कि छोटा मोटा बिजनेस खोलो, हुनर सिखाना, छोटा माशाल्लाह सिखाते हैं हम। जैसा आपने बताया कि इतने सारे लोग आपके मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये स्कूल्स को भी चाहिए, मदरसों को भी चाहिए, ये सरकारी स्कूलों को भी चाहिए कि बच्चों को हुनर सिखाएं ताकि वो जल्दी कमाने। मैं मिसाल दूं आपको, हमारे पास 9th 8th क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, दे ऑल कम फ्रॉम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड। तो हमने किया कि उनको कैनवा सिखा दिया, एडिटिंग सिखा दी, वीडियो मेकिंग सिखा दी। तो उन्होंने दुकानों पे जा के ना पोस्टर डिज़ाइन का वर्क पकड़ लिया, 500 रुपये, किसी के 1000 रुपये में बना रहे हैं। उन्होंने कहा भाई तुम एजेंसी से बनवाओगे तो 5000 में बनाएगा, आई कैन डू इट फॉर लाइक इन 1000 रुपीज़। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जहाँ पर तालीम ज़रूरी है, वहाँ पर यकीन आपकी बात ठीक है, हुनर सिखाना बहुत ज़रूरी है। हसलर माइंडसेट, जस्ट एन एग्जांपल, में मेरी एक यूनिवर्सिटी के ऊपर काफ़ी अमेरिका के अंदर एक बहस हुई थी कुछ सालों पहले। मैं बिजनेस कॉलेज को नहीं मानता। अच्छा, नहीं मानता? मैं क्यों नहीं मानता? मेरा सिंपल सा सवाल है, मुझे आज कराटे सीखना है, मैं कहाँ जाऊँगा? कराटे अकेडमी। किससे सीखूंगा? ताइक्वांडो वाले तो सदर में है ना, वहाँ टाई करके कुछ है वहाँ, ठीक है। मुझे बॉक्सिंग सीखनी है, मैं बात करूँगा माइक टायसन की, ठीक है, मोहम्मद अली की बात करेंगे, माइक टायसन, ठीक है। हमारे एक ब्रांड का पे माइक टायसन है भी हमारे से इन्वॉल्व अमेरिका के अंदर। तो ये हो गया, राइट। अब बिजनेस क्या है? बिजनेस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बिजनेस बहुत सिंपल है। 1 का खरीदना है, 2 का बेचना है,
अच्छा, सही सही। जो बीच का बचा उससे खर्चे निकालने, बाकी मेरा प्रॉफिट है, इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो अगर जस्ट एन एग्जांपल मुझे पैसा बनाना है और मुझे एक बिजनेस में कामयाब आदमी बनना है, राइट, इसी तरीके से अगर मुझे कराटे में कामयाब बनना है, मैं ताई में जाऊँगा, मैं अगर बॉक्सिंग है माइक टायसन पे जाऊँगा, तो मैं कॉलेज के अंदर क्यों जाऊँ? जो प्रोफेसर मुझे पढ़ा रहे हैं वो खुद 40-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। अगर वो इतने समझदार होते तो खुद के बिजनेस ही खोल के बैठे होते और बिलियनर बने होते। तो आप मुझे कह रहे हो कि मुझे वो बंदा कराटे सिखाएगा जिसने कभी ने किक भी नहीं मारी है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं मुझे? तो आप मुझे वो कहना चाह रहे हैं कि मुझे वो बंदा ड्राइविंग सिखाएगा जिसके पास खुद के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है? तो आप कैसे ये 40-50 हज़ार रुपए कमाने वाले, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लेकिन आपका नजरिया यही है ना कि अमीर होना सक्सेस है और वो प्राइस टैग देखे बगैर चीज लेनी है, मतलब उस आइडियोलॉजी में हम बात कर रहे हैं। उसमें लेकिन मैं इसी बात कर, अगर मैं बिजनेस कॉलेज जाता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक इंडिविजुअल, ठीक है ना, मुझे बिलियनर बनना है या मल्टी मिलियनर बनना है, ठीक है, मैं कॉलेज जाता हूँ, 4 साल की बिजनेस स्कूल पढ़ता हूँ। मुझे पढ़ा कौन रहा है? जिसकी खुद की 50-55 हज़ार रुपये सैलरी है, जो पूरा दिन सर खपाता है, हमारे जैसे लोगों को पढ़ा रहा है, ठीक है, और 50-55 हज़ार उसकी सैलरी है। तो अगर उसको सच में बिजनेस के इतने सारे आइडियाज आते होते हैं और इतना सब कुछ करना होता तो खुद का खुद नहीं मिलियनर होता। किस बंदे को अमीर होना बुरा लगता है? अगर ऐसा है तो भाई सलाम है मेरे मुल्क के और के बिजनेस स्कूल के टीचर्स को। आई मीन अब काफ़ी लोग इस बात पे बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, कमेंट्स में बताएंगे लोग आके। हाँ, तो मुझे इस पे बहस नहीं करनी है, मुझे ये मेरा नजरिया है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, आप सही है तो गुड फॉर यू। नहीं, देखिए इसमें एक बहुत अहम बात मेरे लिए ये है कि यू हैव एन आइडियोलॉजी, यू हैव अ सिस्टम ऑफ थिंकिंग। आज जो हम देखते हैं लोगों में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, उनको कोई मतलब वो कोई एक पोजीशन लेते हुए डर रहे होते हैं, वो सब तरफ की तो बात कर लेते हैं, लेकिन भाई व्हाट डू यू बिलीव इन, तो वो बताने से लोग कासिर होते हैं। आज के टाइम पे एक छोटे बच्चे से पूछे बड़े को क्या करना है, बोलेगा दूल्हा बनना है। तो आई एम सो सॉरी यार, अगर आपका बाइट साइड ही दूल्हा बनना है तो यार माफ़ कर दो भाई। आज मेरे घर की बहन, आज मेरे घर की बेटी, मेरे मुल्क की बेटी 18 साल की होती है, उसकी तो शादी होती है, उसको क्यों बोलते नहीं है कि जाओ तुम काम करो? वो क्यों काम नहीं कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती है? क्या उसके हक नहीं है? 18 साल की हो गई, शादी करवा दो। शादी किससे करवाई? जो 40, 45, 30, 35, 40 हज़ार रुपये कमा रहा है, ठीक है, उस बंदे ने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करा, वो तुम्हारी बेटी के लिए क्या करेगा? अब वो जो मेरी बहन है, वो मेरी बेटी है मुल्क की, वो फंस गई उस 30 हज़ार के साथ। 1 साल 2 साल के बाद 2-3 बच्चे आ गए, फिर पूरी ज़िंदगी वो इसी चक्कर में रह जाएगी कि यार मुझे डॉक्टर बनना था या मुझे एक मॉडल बनना था या एक्टर बनना था, वो बेचारी उसमें रह गई, रिग्रेट के साथ जिंदगी गुजरी। हमारा माइंडसेट ही पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक खराब है। ऊपर से क्या कहते हैं भाई, जो आ रहे हो अपने रिस्क लेके आ रहे हैं और वो कर्जों में डूबे हुए होते हैं। अभी लिटरली मेरे सामने हुआ, एक साहब बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबे हुए, 2 बच्चे थे उनके, फिर वो 2-3 बच्चे और हो गए ना ओवर द पीरियड्स ऑफ सम ईयर्स। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हैं? कहा अपना अपना लेके आ रहे हैं ना, और अपना अपना कहाँ लेके आ रहे हैं और हमें क्यों नज़र नहीं आ रहा? तो ये बहुत ज़रूरी है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से वी हैव टू बी प्रैग्मेटिक। अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया है, लेकिन ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में एक निज़ाम के साथ हमें भेजा है कि कुरान में आयत है लईसल इंसान इल्ला मा सआ, कि तुम जितनी कोशिश करोगे उतना मिलेगा तुम्हें। मौत, इज्जत, जिल्लत, रोज़ी सब अल्लाह पाक ने आपने दिया है। आपके मैं 4थे माले पर बैठा हूँ, अभी मैं बाहर जाके कूद जाता हूँ, बोलता नहीं यार मेरी मौत थोड़ी जल्दी की, मैं नीचे गिर जाऊँगा, मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। तो बेवकूफ़ तो मैं निकला ना, मेरे अल्लाह ने थोड़ी बोला कूद जा। हाँ, क्या आपको अकल के साथ फैसला भी तो करना ना। और ये वैसे आपने बहुत अहम बात छेड़ी कि हम पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉपुलेशन बूम का मसला है ना, कि वी हैव माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आपका माइंडसेट, अभी टिकटॉक के ऊपर जो वीडियोस बन रही है या इंस्टाग्राम पे वीडियो बन रही है, फेसबुक पे वीडियो, मैं खिलाफ किसी के नहीं हूँ। मैंने भी मुझे रिपोर्ट आती है मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक की, जो मैसेजेस आते हैं लाइक हज़ारों के अंदर, तो उसमें कुछ हाईलाइट्स हुए थे कि किसी बहन का कोई मैसेज था कि ये इशू है, ये इशू है, और जब उनके प्रोफाइल पे गया तो वो हाफ मॉडल बनी हुई थी। या फिर एक बंदे ने कहा कि यार मुझे ना कुछ 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है किसी चीज़ के ऊपर, देखा जाए तो वो खड़े हुए सेल्फी ले रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर वगैरह। तो भाई अपना माइंड सेट तो चेंज करो, तुम करना क्या चाहते हो? एक बबल के अंदर रह रहे हैं, वो बबल से बाहर नहीं निकलेंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते। आई एम सो सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, बट वेरी प्रैक्टिकल, यू आर बीइंग ऑनेस्ट। मैं एक दफ़ा थैलीसीमिया सेंटर में गया एक डॉक्यूमेंट्री के लिए, वहाँ पर डॉक्टर्स ने बताया कि भाई कि आपको पता है कि अगर मियाँ बीवी दोनों माइनर हों तो बच्चे
के अंदर थैलेसीमिया मेजर आने का ज़्यादा चांस होता है, और सूरत में 14-15 साल में इंतकाल हो जाता है, और 14-15 साल की उम्र तक हर महीने कई दफ़ा खून बदलना पड़ता है, 1-2 दफ़ा ऐसे कुछ होता है तादाद। तो उन्होंने हमें बताया कि जब एक बच्चा पैदा हुआ एक फैमिली का, उनको बताया कि दोनों माइनर हैं, आपने शादी से पहले टेस्ट नहीं करवाया था, आपका बच्चा मेजर है, अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, अल्लाह कादिर है, लेकिन नज़र ये आता है कि 13-14 साल तक ये ज़िंदा रहेगा और आपको हर महीने 2 दफ़ा इसका खून बदलना है, जो भी तादाद है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उनको मना किया कि आपने मज़ीद बच्चे पैदा नहीं करने, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, आप चैरिटी बेसिस पे खून लगवाने आ जाते हैं यहाँ पर। उन्होंने क्या किया, 1-2 साल में फिर एक और बच्चा लेके आ गए, वो भी थैलेसीमिया मेजर था, कि नहीं बस ये तो होगा। तो ये जो माइंडसेट है, अगेन जाहिर सी बात है, हम अच्छा बनने के लिए, बहुत शुगर कोट करने के लिए बहुत सारी बातों को छुपा रहे होते हैं, लेकिन आई थिंक इट्स टाइम वी हैव टू स्पीक इट लाउडली कि नहीं, जहाँ पर आपको बात को समझाई जा रही है तो अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए वो स्टेप्स भी लें। खाली ये कि वो रोना धोना और हर वक्त रिग्रेट करना, ये तो मसलों का हल नहीं है। आपने मुझे भी बहुत जज्बाती कर दिया। मैं बताऊँ, बहुत ही हम्बल, आपसे ज़्यादा हम्बल आदमी हूँ क्योंकि मेरे पास तो उतना सक्सेस भी नहीं है, और मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि कोई सख्त बात ना करूँ, लेकिन चूँकि आपने वो एक अच्छी वाइब दी कि हमें सच बोलना चाहिए, तो थोड़ा सा मैंने भी सच कह दिया है। एक दिन की ज़िंदगी कहते हैं ना, बेहतर है शेर की तरह देन 90 साल की ज़िंदगी गीदड़ की तरह। I'm a लीडर। मैं बात वही करता हूँ जिस पे खड़ा रहूँ, फैक्ट्स की बात करता हूँ, वेरी प्रैक्टिकल। मजाक का टाइम नहीं है, आगे बढ़ना है और बहुत आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच सर। इससे पहले कि हम कोई और ख़तरनाक बात करें पॉडकास्ट में, इसको यहीं ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जब आप दोबारा पाकिस्तान आएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। और जो भी आप चैरिटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, बेस्ट ऑफ लक। और कोई अगर कंक्लूडिंग थॉट आप कौम को, जो एक होता है सेरेमोनियल, हालांकि यंग है आप, आपकी वाली उम्र भी नहीं है कि आपसे कहें कि कोई बहुत बड़ा पैगाम दें, यूथ को कुछ कहें अगर आप। सिर्फ एक चीज़, डोंट गिव अप। जो कर रहे हो करते रहो, कामयाबी अल्लाह ज़रूर देगा। थैंक यू। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। और आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया जिन्होंने पॉडकास्ट देखा। कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत, आप कोई कमेंट करना चाहें क्या कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला फिर बात होगी अगले पॉडकास्ट में।